अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू जहाने रमज़ान ओनली ऑन 365 न्यूज़। मैं हूं मंशा पाशा और मेरे साथ है मेरी को होस्ट, मेरी दोस्त जाले सरहदी। आज है 18वां रोज़ा। मुझे चेक करना पड़ता है क्योंकि 19th होती है डेट और बंदा भूल जाता है कि 19th रोज़ा है कि 18th रोज़ा है, क्योंकि हम लोग बेसिकली जो सोलर कैलेंडर है उसके हिसाब से हम लोग एक दिन पीछे जा रहे हैं, क्योंकि आपको अगर नहीं पता तो हम इस्लाम में लूनर कैलेंडर फॉलो करते हैं और वैसे दुनिया भर में जो है वो सोलर कैलेंडर फॉलो होता है। सो 19th ऑफ मार्च है और 18th रोज़ा है। बिल्कुल। और जाले मेरे घर में तो अब ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हाँ, कौन कर रहा है मंशा? मेरे घर में तो कोई नहीं कर रहा, मैं नहीं हूँ वहाँ पे। हाँ नहीं, आप में एनर्जी होती है यहाँ से जाकर? एनर्जी थोड़ी बहुत जो है नहीं होती भी है तो करना पड़ता है, क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ स्टॉक। हर चीज़ जो है ना वो इतनी सेल आउट हो रही है कि अगर अभी तैयारी नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल में ही पड़ जाएंगे। इसलिए जो है ना वो कहते हैं कि म्याना रवि जी से काम लेना चाहिए, एतदाल बरतना चाहिए, क्योंकि जब तक बैलेंस नहीं होगा ना वर्क एंड लाइफ का तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट मेरा बैलेंस ये था कि क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत जल्दी हमारा ये रमज़ान का ट्रांसमिशन जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ, बट उससे पहले जो है मैं हमेशा ये करती हूँ, आई एम नेवर एन 11th आवर पर्सन। सो मेरा हमेशा ये होता है कि एक तो दर्जी हमारे सारे बिजी हो जाते हैं, ठीक है, और आई वुड रादर गेट क्लोथ्स मेड। हमारे बहुत खूबसूरत अच्छे डिज़ाइनर्स हैं जो हमें जोड़े भेजते हैं ईद के लिए, बट जनरली दिन के टाइम पे ना जब स्पेशली खाना बनाना होता है ना तो आई डोंट वांट टू वेयर दोस भारी हेवी क्लोथ्स बिकॉज़ गर्मी भी होती है ऑब्वियसली, और जनरली रमज़ान में जो है ना वो आजकल गर्मी चल रही है। सो मैं लॉन के कपड़े बनवाती हूँ। सो मेरा बैलेंस मेरे हिसाब से ये है कि मैं पहले सिलवा लेती हूँ लेकर, एंड मेरी बेटी का भी यही होता है। और घर में बाकी मेरे जो घर में सिचुएशन इस वक्त चल रही है, मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो भी कुछ नहीं कर पा रही। मम्मा जो हैं उनकी अपनी मसरूफियात हैं, हस्बैंड तो हमारे इसमें भी मसरूफ़ है और दूसरी चीज़ें भी उसकी चली। और मैं आमिर से जो है वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि वो ईद की तैयारियों में कोई खासी हेल्प करेगा। अपने कपड़े बनवा ले, वो भी पीछे पढ़ के, तो वो हो जाए। ये चीज़ें मुझे लगता है कि जो घर की हेड फीमेल होती है उन्हीं के ज़िम्मे आ जाती है ये सारी चीज़ें। अच्छा, आज का हमारा मौजू है एतदाल की अहमियत, जो कि मेरे लिए थोड़ा ये मुश्किल वर्ड है। एतदाल मैंने आज पहली दफ़ा सुना। और म्याना रवि तो मैं हमेशा से इस्तेमाल करती आई हूँ। एंड आई बिलीव दैट बैलेंस एंड मॉडरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एस्पेक्ट इन लाइफ, लाइक वो कुछ भी हो। और हमेशा हर कोई कहता भी यही है, और इस्लाम ने तो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फोर्स किया है हर सिचुएशन में। इसलिए कहते हैं दीन और दुनिया को भी साथ लेके चलें। और दीन और दुनिया को साथ लेके चलना बहुत आसान है हमारे लिए, बिकॉज हमारा जो दीन है, जो कल परसों हर वक्त जो गुफ्तगू हमारी होती है कि उसमें आपके पास वे ऑफ लाइफ है, और उस वे ऑफ लाइफ के हिसाब से आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, जिसमें आपने वर्शिप भी करना है, जिसमें अपने लोगों के साथ रवैये भी किस तरह के रखने बरतने हैं। तो जिसमें एक चीज़ जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना मंशा इस म्याना रवि में, वो ये है कि लोग सेल्फ लव को जो है वो बुरा समझते हैं, ठीक है। अगर सेल्फ लव जो है वो सेल्फ सेंटर्डनेस और सेल्फिशनेस के ज़ुमरे में आ जाता है, सो इट्स बैड। लेकिन अगर सेल्फ लव उस ज़ुमरे में रहता है जहाँ पे आप किसी के लिए नुकसानदेह नहीं हैं और ना ही कोई आपके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा हो, यानी कि आप किसी को अपने साथ बुरा ना करने दें और इतना एम्पैथी रखें कि अगले के साथ आपका रवैया भी बेहतर हो, तो ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बैलेंस जो है ना वो आई ट्राई जिंदगी में बिल्कुल मेंटेन करना होता है। और मेरा तो जो स्टार है लिब्रा, दैट इज अबाउट बैलेंस एंड बैलेंस। तो ये इतनी ज़रूरी चीज़ है कि एस्ट्रोलॉजी में भी इसका जिक्र है, बैलेंस, एंड आई थिंक दैट आई एम अ बैलेंस्ड पर्सन। व्हाट डू यू थिंक? नो, यू काइंड ऑफ अ बैलेंस्ड पर्सन, एंड दोनों चीज़ों का तुम्हारा ध्यान होता है। मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाती हूँ, मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ता है। अगर मुझे काम करना होता है तो मैं सिर्फ काम करती रहती हूँ। अगर मुझे खैर काम ही करना होता है, वैसे तो मैं क्या बात कर रही हूँ, इट्स मोस्टली वर्क। एंड इफ यू आर अ मदर एंड यू आर अ वाइफ एंड यू आर द एल्डेस्ट इन द फैमिली, सो वर्क इज ऑफ फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंस। बट मैं अपना डाउन टाइम बहुत एंजॉय करती हूँ। मेरा जो मुझे जानती हूँ मैं, जब मुझे डाउन टाइम मेरा ख्याल से मंशा और मुझे बना के ना एक परफेक्ट ह्यूमन बन सकता है मैं और मंशा अगर मिल जाए। और इस वक्त हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप यहीं आएंगे जहाने रमज़ान में, तो कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून टू 365 न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान 365 न्यूज़ पर। मैं हूँ जाले सरहदी, मेरे साथ है मंशा पाशा और हमारे साथ एक और मेज़बान जिनको आप देखना चाहते हैं
इसलिए हम उन्हें मज़ीद रोकते हैं और अपने साथ गुफ्तगू करवाते हैं। वो है नादिया खान, और बात हो रही है मियाना रवी पे और एतदाल पे। और मियाना रवी को हर ज़ुमरे से देखा जाए तो बेहतरीन चीज़ है, और इसमें एक और एस्पेक्ट जो मैं ऐड करना चाहूँगी जिससे मैं जो है वो इस मामले में बहुत गिल्टी होती हूँ, और वो ये है कि आपको अपनी बातों में भी मियाना रवी रखनी चाहिए। कभी कभार ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। क्या ख्याल है नादिया इस हवाले से? जिसकी तरफ इशारा कर रही हूँ हम उसको डिस्कस भी कर रहे थे कि आई थिंक कि कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छा बोल सकते हैं और बोलते हैं और वो नहीं बोल रहे होते। हाँ। और उनको अजीब सी बातें कुछ निकल जाती हैं, अल्फाज, ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सही नहीं होता। उनका सालों का एक्सपीरियंस है, और हमें जो हम बोल रहे हैं बड़ों से सीखा है। बिल्कुल, एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, फारूक असर, मैंने उनसे सीखा। तो और भी बहुत सारे लोग, तो वो आपको ट्रेन ओवर द ईयर्स जब करते हैं तो आपको थोड़ा समझ आ जाती है। फिर उर्दू बहुत पढ़ी, इंग्लिश भी पढ़ी कि नहीं भी बोलना है, तो फिर बोलने में आपको पता होना चाहिए आप क्या बात कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक की बस की बात नहीं है, लेकिन ये कुछ लोग गलत बोल देते हैं अभी वो कहते हैं कि मैंने सही बोला है जी। बस और मैं यही तो ना मियाना रवी इसमें भी आती है ना कि अगर आपसे गलती हो गई कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर आप दोबारा आके उस गलती को जस्टिफाई जब करते हैं तो वो मज़ीद और एक और गलती बन जाती है, चीज़ें चेंज हो जाती है। सो ये जो एस्पेक्ट है हम लोगों का, ये तो एक तो एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है, और सेकेंडली आप सीखते हो, जैसे आपने कहा, अपने बड़ों से। सो नादिया, एक मुकम्मल खुशादा ज़िंदगी गुजारने के लिए आप मियाना रवी को और बैलेंस को कहाँ इस्तेमाल करना चाहेंगे? हाँ, और करती हैं, और बैलेंस नहीं लोग रखते सिर्फ इसलिए शोबाजी में। आई थिंक कि मैं ख़वातीन लड़कियों के उसमें सिंपल सा बोलूँगी कि हम बहुत दफ़ा ऐसे खर्चे कर लेते हैं, अपने बढ़ा लेते हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। शादियों पे ख़ास तौर पे जी लोन्स लेते हैं माँ बाप के, नहीं जी ये कपड़े चाहिए डिज़ाइनर के, ये होना चाहिए, शोबाजी क्योंकि उसने भी किया था, हम भी धूमधाम से करेंगे। इतने लोन्स ले लेते हैं कि फिर अगले कई साल वो लोन्स देने में गुजर जाते हैं। और क्या है, एक लोगों ने आया, खाया और भुला दिया। बिल्कुल, वो एक शाम है, कुछ घंटे हैं। सबसे ज़्यादा तो इधर मुझे लगता है कि हम गुनाह कर रहे हैं कि हम कितना ज़ाया कर रहे हैं। तो और मुझे समझ नहीं आती हम सादगी से निकाह कर क्यों नहीं सकते, शादियाँ क्यों नहीं सादगी से हो सकती? क्या दिखाना है, दिखावा क्यों? कंपटीशन। हाँ, और किसी को परवाह भी नहीं है, नहीं परवाह। तो जिनके पास बहुत ज़्यादा है तो वो तो यूज़ करे, या हराम का है तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन जिनके पास हार्ड अर्न मनी है, हाँ, वो तो उनको भी ख्याल करना चाहिए, उनको दिखावा नहीं करना चाहिए। और ऐसे ससुराल वाले जिन लोगों से आप रिश्ता बना रहे हैं, अगर वो इतनी शोबाजी के शौकीन है तो वहाँ रिश्ता क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि अभी तो शुरुआत है, बाद में पता नहीं फिर और क्या होगा, है ना। हमें तो ये चाहिए, हमारे इतने बाराती, हमारा ये और वो लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। और शादी में इतना हम ज़ाया करते हैं, बड़े बड़े हॉल्स लेके, या तो कि आप अफोर्ड कर सको, जब नहीं कर सकते देन दिस इज व्हाट आई कैन डू, थैंक यू वेरी मच, टेक इट। जो एक्ट्रेसेस हैं, हमारा जो स्केड्यूल होता है वो वैसे ही 12-12 घंटे का होता है। हम जब सीरियल कर रहे होते हैं या जो हमारा काम होता है वो बहुत हेक्टिक होता है। तो एज एन एक्टर बहुत, जब आपकी शादी हो रही होती है तो मुझे लगता है काफ़ी लोग ये सोच रहे होते हैं कि भाई इनको तो टाइम ही नहीं होता, ये घर पे टाइम देंगी नहीं देंगी, या देंगे नहीं देंगे। तो हाउ डू यू एस्टैब्लिश दैट वर्क लाइफ बैलेंस बिटवीन आपका जो काम है, आपके बच्चे हैं, आपके शौहर हैं? आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन। ओके, हाँ, गो अहेड, इट्स ओके। द प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन इज कि हम सिर्फ फीमेल से ये सवाल पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि दैट सो दिस इज लाइक अ टोटल क्वेश्चन, नॉट जस्ट द एक्ट्रेसेस, द मेन आल्सो। बोथ, आई सेड अदाकारा और मेल एंड फीमेल। मुझे लगता है कि दो तरह की सूरतें होती हैं, औरतें मैनेज कर लेती हैं। जब मियाँ उसको अप्रिशिएट नहीं करते ना, तो फिर वो जताती भी हैं, कुड़ती भी हैं और बेदिली से करती हैं। चलाएंगे तो सही घर, लेकिन दिल दुखता है क्योंकि मियाँ और ससुराल अप्रिशिएट नहीं कर रहा, बातें सुना रहे हैं। लेकिन जब मियाँ अच्छे होते हैं ना और कहते हैं यार ज़बरदस्त, चलो मैं भी हेल्प करता हूँ, यार तुम कितनी अमेजिंग हो, तुम कैसे कर लेती हो, फिर वही मैनेजमेंट बहुत दिल से होती है। फिर पता भी नहीं चलता, इन माय केस मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने उसको, छोटे बेबी को भी देखना है, घर की चीज़ें सब बहुत खुशी से और मज़े से हो जाती हैं क्योंकि हस्बैंड अप्रिशिएट करते हैं। और जहाँ मुझे उनकी हेल्प चाहिए होती है फैसले, तो मैं कहती हूँ यार ये कर दो, वो कर दो, ये वो मज़ा आता है। लेकिन जब माहौल घर का ख़राब होना, तब घर नहीं मैनेज होता। तब आपको लगता है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों बच्चे पाल रही हूँ, मेरे हैं सिर्फ बच्चे, एग्जैक्टली, मैं घर में सफाइयाँ कर रही हूँ, क्या सिर्फ मेरा घर है? तो ये मैं तब आती है जब आपको कोई तंग कर रहा है, जब आपको अप्रिशिएट करते हैं ना, तो आप कहते हैं मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मैं करूँगी। और आपको सपोर्ट भी दिल करता है। औरत को सिर्फ प्यार, एप्रिसिएशन चाहिए। हम अपनी देखो काम वाली जो घर में स्टाफ है उनको कितना अप्रिशिएट करते हैं, तो वो फिर दिल से काम करती है, फ़र्क ये है। एग्जैक्टली।
तो इसी तरह जो आपके घर में बहू है या बीवी है, उसको क्यों नहीं अप्रिशिएट करना? तो बात वही है, उनके नखरे उठाते हैं, आप अपनी बहू के भी नखरे थोड़े से उठाएं। तो ये भी बैलेंस वाली बात हो गई ना, कि अगर आप घर की लाइफ आपकी है, ठीक है, तो उसमें भी बैलेंस है दोनों तरफ से, और हो जाता है, और हो जाता है, बिल्कुल इक्वालिटी, बैलेंस, दीज आर ऑल थिंग्स जो कि आपको जो है वो आपको ज़हनी सुकून भी मिलता है। यू नो, अगर मैं घर पे हूँ जैसे फॉर इंस्टेंस, और या मैं बहुत, मेरी रोज़ाना का मेरी कोई ना कोई आउटिंग चल रही है, मुझसे तो नहीं बर्दाश्त होता, लाइक एवरी डे। पहले एक होती थी, यू नो, एक एज होती थी जहाँ मुझे रोज़ दोस्तों के मिलने भी जाना होता था और कुछ ना कुछ चल भी रहा होता था। उसके बाद देन आफ्टर अ लिटिल टाइम व्हेन यू स्टार्ट, एनर्जी नहीं होती, एनर्जी नहीं होती, यू लाइक योरसेल्फ, यू वांट टू स्पेंड टाइम आपको अपने आप के साथ भी वक्त गुजारना होता है। सो वो आप बैलेंस से क्रिएट कर बिल्कुल करें, और उसमें सुकून होता है, बेशक सुकून। जब आप एक सर्टेन एज में होते हो जहाँ आप भर वक्त बाहर निकले हुए होते हो, मुझे वो सुकून नहीं मिलता। सो बैलेंस आई थिंक ब्रिंग्स अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ पीस। मतलब जिंदगी कुदरती है भी ऐसे, जब आप यंग होते हैं तभी बच्चे छोटे होते हैं, उनका मुश्किल टाइम होता है, आप गुजार लेते हैं सारा। उसके बाद फिर जब आपकी एज होने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिम्मेदारियां कम होने लग जाती हैं, बच्चे सेटल हो गए, बच्चों की शादी, अब उसके बाद फिर आप एंजॉय तो करें ना, यू अर्नड इट, अब एंजॉय करें जिंदगी। मतलब आपको देखें ना, नेचुरली हमारी लाइफ में भी कितना बैलेंस है, क्या आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा किस्सा बताऊंगी। मुझे याद है कि मेरी एक दोस्त है जानने वाली, उनका अभी बच्चा हुआ था, और शी हैड लाइक टोटली लेट हरसेल्फ गो इन द वे कि वो वैक्सिंग नहीं करा रही थी, वो कुछ भी नहीं करा रही थी, और मैं कुछ करवा रही थी उस वक्त, शायद मेकअप आर्टिस्ट या कोई आया हुआ था या कुछ मैं ऐसे करा रही थी। तो शी सेड टू मी, तंजिया, कि हाँ तुम करवा लो, हमारे मदर्स को कहाँ टाइम मिलता है इन चीज़ों का। और मैं सोच रही थी क्यों इतना, मतलब कि आपने अगर थ्रेडिंग करानी है या वैक्सिंग करानी है, ये भी मुझे लगता है मियाना रवि का एक पार्ट है कि मदर्स नीड टू टेक टाइम फॉर देमसेल्व्स, यू नो, आपने थोड़ा सा टाइम निकालना है अपने लिए टू डू दैट जो आपने करना है, अगर आपका दिल चाह रहा है। अगर आप, तो ये भी मुझे लगता है कि एक चीज़ है कि कुछ ख़वातीन को लगता है कि अगर मैं माँ बन गई हूँ तो मेरा हर एक मिनट मेरे बच्चे का, उनकी टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है, और बहुत सारे लोगों की होती भी नहीं है। कुछ लोगों को नहीं आता कि मैंने बैलेंस कैसे करना है, उनको जो फ्री टाइम मिलता है वो सोने में लगा देते हैं कि यार रेस्ट हो जाए, मैं सो लूँ। इसके लिए अब उसको अपना ख्याल रखना है तो किसी को घर में भी बुला सकते हैं। Exactly. कि बेबी सो रहा है, मैं इसको छोड़ के नहीं आ सकती, भाई मेरे घर तुम घर आ जाओ। हर चीज का सोल्यूशन है, बस आपका दिल करना चाहिए कि यू वांट इट। वो अगर उसकी प्रायोरिटी नहीं है, अगर उसका दिल नहीं कर रहा, पता नहीं किस वजह से नहीं कर रहा, वो नहीं कराएंगे। करने वाली के दिखाने के लिए कि देखे मैं कितनी कमिटेड हूँ टू एनीथिंग, अगर काम है तो काम, या फिर अगर बच्चा है तो बच्चा, या शौहर है तो शौहर। क्या ये दिखावा भी होता है कि आप इतना ज़्यादा एक चीज़ पे अटेंशन दे देते हैं कि लगे लोगों को कि यार ये तो बहुत कमिटेड है, एक्सक्यूज है यार, मैं तो बच्चा इसलिए मैं नहीं कर रही, हालांकि वो कर सकती हैं अगर चाहें तो बस। और अपने आप को भी बताना होता है कि यार मैं अपना ख्याल नहीं रख रही, मैं नहीं अपना देख रही, ये कर रही है क्योंकि मेरे पास बच्चा है, तो दैट बिकम्स एन एक्सक्यूज फॉर द होल थिंग। अच्छा, मुझे लगता है कि ना आप ना जिस चीज़ में गौता लगाते हो, इंसान की कैपेबिलिटीज़ इतनी हैं कि अगर आपको किसी चीज़ में डाल दिया जाए, आप ना किसी तरीके से तैर के बाहर निकल आओगे, ठीक है। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हम लोगों में बहुत है, ऊपर से शऊर भी है। सो मैं हमेशा से जो है, आई हैव ऑलवेज बीन बिजी। मेरी पढ़ाई भी ऐसी थी, फाइन आर्ट्स था, तो मेरी पढ़ाई भी जो है वो, जब ये 12-14 घंटे का तो हमारा काम होता है, पढ़ाई में भी मेरा इतना ही टाइम निकलता था, लेकिन हम लोग घर में खाना भी बनाते थे, हम कपड़े भी धोते थे, सब हो रहा होता था। उसके बाद मेरा काम भी फिर ऐसा ही हुआ, फिर मेरा बेबी भी बहुत जल्दी हो गया, शादी हो गई, फ़ौरन बेबी हो गया, और शादी के मतलब बेबी के फ़ौरन 6 महीने के बाद से आई हैव बीन वर्किंग, ठीक है, और वो भी मैनेज हो गया। और मेरी वो वाली दोस्तें हैं जो कोई काम नहीं कर रही हैं, उन्होंने एक बेबी है उनका, यानी नहीं कि मैं यही कहती कि घर के काम जो है वो नहीं होते डिफ़िकल्ट, बट मैं उन सारी चीज़ों को करने के बावजूद भी उनसे मिल रही होती थी, होता है, और मैं ब्रेकफास्ट के टाइमिंग भी सेट कर रही होती थी, और वो मुझे बोलते थे तुम कैसे कर टाइम मैनेजमेंट। जैसे जब एग्जाम्स होते हैं ना, हाँ एग्जाम्स होते थे, तो सारी मेरी फ्रेंड्स जो है ना सारा दिन गायब हो जाती थी, ना कोई किसी से फोन पे बात हो रही है, ना कहीं बाहर जा रही है, महीना जो होता था ना गायब हो जाते थे स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं क्या करती थी, मैं कहती थी यार ये तो बड़ी बोरिंग जिंदगी है। मैं रात को पढ़ना शुरू करती थी, तब रश भी नहीं होता था घर में, कि कोई साउंड भी नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं, मैं रात को पढ़ती थी, और फिर मैं सुबह कोई फजर की नमाज पढ़ के मैं सोती थी, और फिर मैं 11-12 बजे जाके फिर सारा दिन मैं एंजॉय करती थी, गोल्फ खेल रही हूँ अपना, अपने लिए टाइम, किसी से मिलना मिलाना, और फिर रात को तो मुझे डे टाइम चाहिए होता था अपने लिए, और रात को पढ़ती थी और नंबर ले लेते थे। तो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर टाइम। अब बाहर जो हमारी लड़कियां रहती हैं उनके पास ना हेल्प है, ठीक है ना, काम भी कर रही हैं,
बच्चे भी पाल रही हैं, हाउ नाइसली दे मैनेजिंग। आजकल हम अपने सेगमेंट में देख रहे हैं उनके घर इतने खूबसूरत हैं, जी प्यारे प्यारे घर। मुझे तो लगता है वहाँ पे ना हवा में गर्द भी नहीं है, मतलब नहीं है कम है, समझ नहीं आती मुझे। हम तो एक दिन जो है झाड़ू ना करे तो ऐसा लगता है कि मिट्टी, ये बात है। लेकिन वहाँ चलो उससे तो कम ही है, लेकिन है वहाँ भी डस्ट है, लेकिन लड़कियां सब मैनेज करती हैं और हो जाता है। भाई मेरी सिस्टर इन लॉ, ठीक है, शी लिव्स अब्रॉड, शी लिव्स इन द यूएस, और वो काम करती है और उसके माशाल्लाह ट्विंस हुए अभी, सो शी ऑलरेडी हैड अ सन एंड शी हैड ट्विंस, और वो लड़की शी इज लाइक हैट्स ऑफ उसमें भी। और यहाँ भी जब वो आई थी अपने बच्चे लेकर के, मैं चलो मुझे थोड़े दिन का सुकून मिलेगा, वो लैपटॉप पे अपना जो उसका काम था वो भी चल रहा था, फिर उसकी कोई खानदान में शादी थी तो उसकी शॉपिंग भी चल रही थी, वो ऐसी थी एंड शी वाज हैप्पी। यू नो वो शक्ल पे वो मुर्दारगी जो आ जाती है ना कि आए हाय, वो नहीं था। उनका कोई मसला होता है लड़कियों का या लड़कों का, जिनसे टाइम मैनेज नहीं होता, ब्रेन की कोई वायरिंग है, हर एक की नहीं होती। उनको शायद कोई डिसेबिलिटी हो, मेंटली कुछ होता है ना, आपको कोई कंडीशन, हाँ पॉसिबली है, आपका नहीं आप मैनेज कर सकते हैं, कोई कंडीशन आपकी मेंटली ऐसे होता है ना, एडीडी वगैरह है, डिसलेक्सिया है, कुछ ये तो ऑटिज्म है, बट उसमें आपका ना बच्चों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है अपनी पूरी लाइफ, और बड़े भी होते हैं जो तो कभी डायग्नोज ही नहीं हुए। हाँ, वो बेचारे बचपन से ही उसको गुजरे, ना कभी कोई दवाई मिली, ना काउंसलिंग हुई, ना कुछ हुआ, और आप उनको लगता है कि यार ये सब कर सकते हैं मेरे इर्द गिर्द, और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं वो लोग कि हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पता ही नहीं। हाँ, लेकिन आजकल बहुत लोग बहुत ज्यादा अपना टाइम फोन पे भी तो गुजार रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा अपना टाइम फोन पे गुजार रहे हैं, उसी की वजह से मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट भी उनकी काफी खराब हो गई। खाने जल रहे हैं, जी बच्चे नहा नहीं रहे टाइम पे, बहुत मसले हो रहे हैं क्योंकि मम्मी काम नहीं हो रहे थे। मेरे साथ हो जाता है कभी, मैं वीडियो देख रही होती हूँ, वीडियो देखते देखते ना कोई चीज जो है मेरी रह जाती है, मुझे किसी चीज की पेमेंट करनी है वो रह जाती है, सो इट ऑलवेज हैज टू बी अबाउट बैलेंस, डिस्ट्रैक्शन। खास तौर पे ये जो रील्स देखते हैं ना, पटक पटक वीडियोस, ये तो इतना अजाब है, आपका अगला काम पता नहीं चलता कहाँ 1 घंटा गुजर जाता है, और ध्यान इतना कुछ है उसमें कि आपने कोई काम करना होता है भूल जाते हैं, ब्लैंक। बिल्कुल ऐसा ही है, और नुकसानदेह हमारे लिए, मुझे लगता है। मैंने तो इसको कम कर दिया, मैंने बिल्कुल अब छोड़ दिया, मैंने नहीं करना। आई एम नॉट गोइंग टू हाउ टू क्रिएट बैलेंस इन लाइफ। ये रील्स छोड़ नादिया, ये रील्स छोड़ दो, ये इंस्टाग्राम की वीडियोस छोड़ दो, ये सब बकवास, क्योंकि ये वो चीज है जो हमारी जिंदगी में पहले नहीं था, हम जिंदा हैं। मैं सो नहीं सकती अगर मैं रील्स ना देखूं। हाँ, इंसोम्निया वाली को देख लो, कोई ड्रामा पाकिस्तानी देख लो, उससे बेहतर है। मान से मैं करती हूँ ड्रामे, देख नहीं सकती। और इसी के साथ नाज़रीन हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। थैंक यू सो मच नादिया, आपने हमें ज्वाइन किया, एंड वी विल टॉक अबाउट बैलेंस एंड वी विल टॉक अबाउट एतदाल। आप कहीं मत जाएगा, आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान ओनली ऑन 365 न्यूज़। खुशामदीद नाजरीन एंड वेलकम बैक टू जहाने रमज़ान ऑन 365 न्यूज़। हम बात कर रहे हैं मियाना रवि के बारे में, और हमने ये डिसाइड किया है, मैंने और जाले ने, कि दिस मीन्स डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। हर इंसान के लिए बैलेंस एक अलग ही चीज़ होती है, यू हैव टू स्ट्राइक योर ओन बैलेंस। और जाले जो है वो बहुत ही हाई एनर्जी है, और मैं जो हूँ, मुझे आयन की भी वैसे कमी है, लेकिन वैसे भी मैं थोड़ी आयन की कमी मुझे भी है, ओके, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ। यस यस। और मेरी शुरू से जो एनर्जी जो है ना, वो इतनी वो नहीं है। मुझे याद है एक दिन मैं जाले के घर रही थी रात, पता नहीं मैंने कहानी सुनाई है पहले, तो नहीं सुनाई यहाँ पे, लोगों को तो सुनाई है, आई डोंट नो, यहाँ पे शायद प्रोग्राम सुनाई है। और सुबह के 9 बजे जाले उठी है, लाइक हम आज क्या कर रहे हैं, हम आज क्या कर रहे हैं, और मैं ना कवर्स के ऐसे नीचे चली गई। मैंने कहा जाले अभी तो सुबह के 9 बज रहे हैं, आज क्या नहीं कर रहे। मैं तुमसे आगे पूछी थी, मैं निहारी बनाने वाली हूँ, खाओगी? हाँ, हम निहारी बना रहे, कुछ ऐसी ही बात हुई थी। मैंने कहा जाले सुबह के 9 बजे कौन निहारी बनाता है? तो आई थिंक यू कैन नॉट, योर एनर्जी लेवल इज सच कि योर बैलेंस इज अ डिफरेंट बैलेंस, कि कितना ज्यादा काम करना है और कितना ज्यादा रेस्ट करना है। इसके लिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और मैं जब यूनिवर्सिटी में और कॉलेज और हमेशा से कहीं ना कहीं जहाँ भी मैं रही हूँ, हमेशा से मेरी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा ही रही है। सो मेरा पेट नेम जो है मेरीन जब्बार ने एनर्जाइजर बनी रखा था। बिल्कुल सही, क्योंकि हम लोग एक फिल्म की शूट पे साथ थे, और मैं सबसे पहले सुबह उठती थी और सबको क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, इरिटेटिंग लोग होते हैं सुबह सुबह जो मॉर्निंग पीपल, आई एम दोज। और उसके बाद मैं जब यूनिवर्सिटी में थी तो मेरी चेयरपर्सन थी दुरैया काजी, उन्होंने मुझे बहुत ही कोई सीरियस तरीके से एक दिन बिठाया और कहा, जाले आई वॉन्ट टू टेल यू कि तुम थोड़ा काम डाउन हो जाओ, वरना तुम बर्न आउट हो जाओगे।
हुआ बट तो नहीं। लुक एट वेयर आई एम। हाँ, हुआ तो नहीं बिल्कुल भी। हाँ, बिकॉज उनके नजदीक शायद you know calm रहना, collect, it's not like I'm not calm and collected, I'm just wired a little differently. हाँ, energy levels are different and different people. I can imagine myself burning out, but I don't think जाले की जो energy level है उसके साथ burn out नहीं होगा बिल्कुल भी इंशाल्लाह। Hopefully। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आयशा बेला फ्रॉम बर्मिंघम, जिनसे हम जरा गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं? Hi Zale, how are you After so many years, how are you doing? अच्छा, there is a prior acquaintance here from what I know. हमारा एक ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहा है। अच्छा, दोस्ती। हाँ जी। अरे आज सुबह जाले, can I share it here? Please, जब भी please. जाले को कुछ छुपाया हुआ नहीं है मैंने। अच्छा, कुछ छुपाया हुआ नहीं है। हम कॉलेज में, जाले was my junior, सेंट जोसेफ से कॉलेज होता था कराची में, मुझसे 3 साल जूनियर थी और आई वॉज अ स्पीकर। जाले वॉज द इलेक्ट्रिसिटी फ्रेंड पढ़ा करती थी, मुझे याद है। अरे वो ना, वो जो फ्रेंच वाले जुओं और वो सब मैं से, और हम सुबह कभी कभार बस में भी साथ होते थे। जाले, यू रिमेंबर दैट? ऑफ कोर्स आई डू। मैं भी यही बोल रही थी आयशा, मैं अभी जब आपका जिक्र हुआ था तो मैं ये सोचती आयशा बेला, उसके बाद आपकी थोड़ी सी झलक इन्होंने दिखाया, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, हाउ कैन आई नॉट कनेक्ट। Yeah, she remembers everything. Jale has a great memory. In fact, मैं चीजें अपनी जिंदगी के बारे में भूल जाती हूँ और जाले मुझे याद दिला रही होती है कि ये हुआ था। So she has a great memory. So I'm sure she remembers you. So Aisha, so let's start with the whole NLP situation. This is the neuro-linguistic programming जो आपने की है। पहले तो ये बताइए, what does this entail? Yeah. बेसिकली जाले, दैट वाज वन एरिया। और अभी मैंने रिसेंटली यहाँ एम रिसर्च कंप्लीट किया, जिसको हमारे यहाँ एमफिल कहते हैं। Okay. पाकिस्तान जी। कॉलेज में मास्टर्स किया, एमएससी स्कॉटलैंड में एक यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी से, और फिर स्कॉटलैंड यार्ड एक इदारा है, उसके साथ लाई डिटेक्शन में मैंने एक रिसर्च कंप्लीट की है। एक बड़ा लोग जी, बिहेवियरल लाई डिटेक्शन, जिसको हम RTCIT कहते हैं, यानी हमारा रिस्पॉन्स टाइम है, उसके थ्रू कंप्यूटर डिटेक्ट करता है कि आर वी लाइंग और नॉट। इट्स लाइक अ वेरी इंटेंस 30 मिनट्स टेस्ट, इसमें आपको 300 सवालों के जवाब 30 मिनट में देने होते हैं। तो वो रिसर्च मैंने 22 नवंबर को ख़त्म की, एंड देन आई गॉट अ जॉब हियर इन बर्मिंघम एंड आई मूव्ड हियर फ्रॉम स्कॉटलैंड। तो ये एक बड़ा रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस था लर्निंग का मेरे लिए। ये जो कुछ साल, 2-2.5 साल मैंने यहाँ पढ़ाई में लगाया। मेरे बच्चे भी माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इधर ही की यूनिवर्सिटियों में हैं, तो यहाँ की तालीम ज़ाहिर है बहुत मुख्तलिफ है जहाँ हम वहाँ पढ़ते रहे। और इसमें जो आप बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हमें ये, मतलब मेरी एज में मेरे लिए मुश्किल है कि, बट अगेन बस अल्लाह ने आसान किया, होता गया। जिस तरह ये हमें यू गेट हार्ड वायर्ड टू वर्क फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट। यस, यू हैव टू, अदरवाइज आप कोप नहीं कर सकते ना। लेकिन आपका टॉपिक है मयाना रवि, एतदाल पसंदी जी। और वो अब मुझे नहीं पता वो मेरे जैसे लोगों में कैसे आएगा। नहीं, वी ऑल हैव लाइक, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको लाइन पे लेने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि एवरीवन हैज देयर ओन बैलेंस, दे स्ट्राइक देयर ओन बैलेंस अकॉर्डिंग टू देयर वर्क नीड्स या पर्सनालिटी की जो भी वायरिंग होती है। सो आई एम श्योर आप अपना स्केड्यूल जो मुझे बता रही है ना, मैं तो सुन के ही थी, मैं और लाई डिटेक्शन एंड स्कॉटलैंड यार्ड सुन के तो हम बिल्कुल चकाचौंध हो गए। आई एम लाइक totally intrigued and impressed. I am her junior. हाँ, that's amazing. अच्छा आयशा, मुझे बताए, are people scared of you? झूठ बोलने से पहले? No. I think hardly anybody knows that what was my research about, because आप 10,000 लोगों में बात करेंगे तो probably 2 आपको कहेंगे कि जी we are ready to give your answers, because मैं सोच इतने फॉलोअर्स हैं तो बहुत लोग अटेम्प्ट करेंगे। आई गॉट ओनली 187 अटेंडिंग, उन्हें कंप्लीट किया। शुरू करते थे लोग, बट इतना इंटेंस है, इतने सारे जवाब फटाफट देने कि मैनी पीपल, मोर देन 500 पीपल लेफ्ट माई रिसर्च इन बिटवीन। सो वही बात है, नो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स लाइक अ टेस्ट ऑफ योर माइंड। है नौकरियों के लिए भी आपको यहाँ पे तरीका ये है, ना सिर्फ
इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, वो आपको अगर आपको ज़रा अच्छे लेवल पे उन्होंने रखना है तो वो पहले आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट लेते हैं जो 250-300 क्वेश्चन एक यूजुअल होते हैं, या अगर ज़्यादा अच्छी पोजीशन है तो 600-700 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके वो चाहते हैं कि जो पर्सनली नार्सिसिस्ट ना हो, हम में वो ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स ना हो, PSTD ना हो, लेकिन जिस जगह से हमारा ताल्लुक़ है, हम पाकिस्तानियों का, वहाँ एतदाल पसंदी मेरा ख्याल है हमारे फैमिलीज़ में भी बड़ी मुश्किल से आती है। जी। मर्द हजरात, मैं बुरा नहीं कहती, मैं आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, बट हमारी ब्रॉट अप है। व्हाई आर यू नॉट अ फेमिनिस्ट आयशा? वेल आई फील लाइक I am. You are. You believe in equality. You're a feminist. Let's move on. Okay. So जी, आज का टॉपिक जो इसमें मैंने कुछ आपके लिए निकालनी थी चीज़ें जो कि रमज़ान का महीना है, बहुत ही एक होता है ना, आपकी पूरी बॉडी एक उसकी ओवरऑलिंग होती है जैसे आपकी गाड़ी की होती है जी। तो ये हमें मियाना रवि का मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन एक नुस्खा है जो हमारे दीन। जी जी। अच्छा, मैं आपसे ज़रा ये भी पूछना चाहूँगी कि हम जब यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के बाहर मुल्क की कुछ चीज़ें देखते हैं तो हमें लगता है कि सम थिंग्स आर वेरी एक्सेसिव, दे आर नॉट बैलेंस्ड एनी मोर। सर्टन आर्ग्यूमेंट्स भी जो है जो लिबरेशन के हवाले से होती हैं वो ज़रा ज़्यादा ही एक्सेसिव हो गई है। इसकी वजह से वहाँ के लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, स्पेशली पाकिस्तानी जो प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर भी करना चाहते हैं वहाँ जाके, जिनको लगता है कि दिस इज़ टू एक्सेसिव, दिस इज़ नॉट बैलेंस्ड। अच्छा देखिए, मैं जिस जगह पे हूँ इस वक्त, यहाँ पे इसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं। जहाँ मैं पहले थी डंडी में, वहाँ पे आई वाज, और फिर गैलिशियल्स में कुछ अरसे रही, स्कॉटिश बॉर्डर्स, आई वाज द ओनली पर्सन जो कि इस एरिया से थी, यानी साउथ एशिया से। बहुत कम पाकिस्तानी और इंडियन ज़्यादा हैं थे वहाँ। यहाँ पे बहुत हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कवर्ड भी लोग मिलेंगे और बहुत मतलब हमारे जैसे भी मिलेंगे जो कि मतलब मैं हमारी तरावी इकट्ठी होती है ख़वातीन की, हमारी इफ्तार इकट्ठी होती है, नेबरहुड में इफ्तारियाँ आती हैं जाती हैं, और एतदाल टू ब्रिंग इन माई लाइफ, बिकॉज देखिए आई एम अ वर्किंग वुमन, मेरी उम्र के क्लोज लाइक मैं आपको ऑन एयर क्या बताऊं, मतलब मेरी अच्छी खासी उम्र है, तो मैं योगा करती हूँ सुबह को। यहाँ पीछे मैं भी अब पेंटिंग्स हटा रही थी, मैंने कुरान का डिकोपैच किया पेजेस का जो हमारे ज़ईफ़ हो जाते हैं, बिकॉज दैट इज़ माई वे ऑफ ब्रिंगिंग माई सेल्फ इन टू द बैलेंस, कि मेरा जो वर्क लाइफ बैलेंस है कि जो 9 to 5 एक मुश्किल जॉब होती है, मर्द हजरात के लिए आसान है लेकिन मेरे जैसी औरत के लिए वो मुश्किल है। फिर पढ़ाना, उसकी तैयारी, उसका एक यहाँ का बहुत इंटेंस स्ट्रक्चर है। मैंने IBA में पढ़ाया, लम्स में पढ़ाया, स्टाफ कॉलेज में, बट यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपकी जो एवैल्यूएशन है वो और तरह है। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो आप बात कर रही हैं कि लिबरेशन, मैंने ऑनेस्टली, बिकॉज मैं कभी 5 के बाद घर से नहीं निकली। अगर आप मेरा ये पूरा कमरा देखिए तो इस वक्त इसमें 12 पेंटिंग्स हैं जिनको मैंने जल्दी जल्दी नीचे लगाया है, और वो बड़ी बड़ी हैं, ये मेरी खिड़की जितनी हैं, ताकि आपको नज़र ना आए पीछे से। दे आर इन द मेकिंग। तो मुझे हार्डली थिंक मैं 5-6 के बाद नहीं निकली, मुझे मेरे ही जैसे लोग मिले, लाइक यू नो, दैट्स अमेजिंग आयशा। और मुझे लगा मेरे दोस्त के साथ मुझे कनेक्ट कर दिया दोबारा से। थैंक यू सो मच टीम, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़रूर हम आपसे करेंगे। हमारे प्रोग्राम का सिलसिला कुछ इस तरह से है कि टाइमिंग शॉर्ट होती है और दूसरी चीज़ें भी हमने करनी है। हाँ बिल्कुल, यानी कि हमने एक बड़ी ज़रूरी चीज़ करनी है जो कि मैंने पहले ही जो है सोबिया से बात भी कर ली कि भैया आज मुझे ज़रा ज़्यादा भूख लग रही है। हाँ। तो हम जाते हैं सोबिया की तरफ और देखते हैं कि आज क्या तैयार हो रहा है। मुझे तो धुएं नज़र आ रहे हैं यहीं हाँ, से। हार्ड एट वर्क। यस। अच्छा जी, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। हेलो। तो पहुँचने से हमारे जो एक रिवायत है वो ये है कि आपको बताते चले यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है लाइट बहुत अच्छी है तो मैं अच्छी भी लग रही होती हूँ यहाँ बताते हुए कि हमारे जो हाइजीन पार्टनर हैं वो है लाइफ बॉय, उसके साथ साथ विम हैं जो हमारे बर्तनों को चमकाते हैं। देन हमारे ऑसम किचन को आप तक लाने में हमारी हेल्प की है ऑसम किचन में। देन हमारे अप्लायंस पार्टनर हैं ग्लैम गैस, और ग्लैम गैस बहुत अच्छी मुझे इनकी अप्लायंसेज लग रही है। मैं चाह रही हूँ कि मेरे घर पे भी आके ये अपनी अप्लायंसेज लगाएं। इसके साथ साथ हमारे पास है सनरिच, फूड पार्टनर है KFC, एंड वी हैव पेप्सी। हाँ, पेप्सी। और उसके अलावा हमारे कुकिंग पार्टनर्स है शाताज और नॉन।
बिल्कुल। अच्छा जी, अब आप जल्दी से बताएं कि आज क्या बन रहा है। अच्छा, आज मैं आपका थोड़ा समय लूँगी, टाइम लूँगी, क्योंकि ये जो रेसिपी है मुझे लगता है मास्टर क्लास रेसिपी है जो हम लोग अक्सर सिखाते हैं जगहों पे जा जाके, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमें ऑथेंटिक खौसा सीखना है, क्योंकि आजकल बड़ा डिमांडिंग भी है हर जगह। आपको होम वुमेन जो है वो जो होम डिलीवरीज कर रही है वो भी हैं, फूड कार्ट पे भी दिखेगा, रेस्टोरेंट में भी दिख रहा है। तो अच्छा, आज हम बना रहे हैं खौसा। उसके 3 स्टेप मैं बताती चलूँ। पहला स्टेप है आपने स्पेगेटी बॉईल करनी है पानी में। कौन सी स्पेगेटी? कोई भी हो सकती है, नॉर्मल स्पेगेटी जो आप नूडल्स नहीं कर सकते हम लोग? नो नो, नॉट नूडल्स, स्पेगेटी होनी चाहिए, नूडल्स होनी चाहिए। स्पेगेटी को आपने बॉइलिंग वाटर में डालना है, सॉल्ट एंड ऑयल के साथ उसको बॉईल करना है। ये आपका पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आपने चिकन करी बनानी है, इसमें आप बीफ करी भी बना सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने हमने 1 kg चिकन ले लिया। ऑयल में पहले हमने ज़ीरा डाला, टोमेटो पेस्ट डाला, अनियन पेस्ट डाला, उसको अच्छे से कुक किया ताकि उसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने चिकन डाला। चिकन के बाद हमने इसमें स्पाइसेस डाले, जिसमें कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक मैं पाउडर। उर्दू में आपको बता दूं, मैं बता चलती हूँ। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये डाल के हम इसको कुक करेंगे। इसमें मैं 1 चम्मच डालूंगी हमारा ग्रीन चिली पेस्ट जो हमने फ्रेश डाला है। अब इसको अच्छा से हम कुक करेंगे और इसको इतना कुक करेंगे कि आपकी ग्रेवी थिक हो जाए, आपका ऑयल ऊपर आ जाए। इसमें कॉर्नफ्लावर स्लरी डालेगी? नथिंग, ये चाइनीज नहीं है, ये देसी मेमनी खौसा है। बिल्कुल, तो मैं खा सकती हूँ। अगर मुझे इसके अंदर जो है नूडल्स नहीं डालने हो तो मैं सालन, बिल्कुल आप सालन ऐसे खा सकती हैं। अच्छा, इसका थर्ड स्टेप है योगर्ट करी, जो येलो करी आप देखते हैं अक्सर। जी। उसके लिए हमने क्या लिया, हमने 2 कप योगर्ट ले लिया, 1 कप योगर्ट का पानी इजीली आपको प्रोवाइडेड है वो ले लेंगे। उसको अच्छे से हम बीट करेंगे। इसमें आप ग्रीन चिली पेस्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, क्योंकि इसमें और कोई स्पाइस नहीं जाएगा। अच्छा जी बिल्कुल। इसमें जाएगा आपका होल क्यूमिन जाएगा, साबुत ज़ीरा जाएगा, इसमें जाएगा चने का आटा, बेसन जो होता है वो जाएगा। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। हल्दी, नमक ये डाल के इसका बैटर बना के हमने ऑयल लिया, हमने 1 अनियन को ऐसे स्लाइसेस में कट करके सौते किया। फ्रेश करी लीव्स डालेंगे। फ्रेश करी लीव्स की जब खुशबू आएगी तो ये बैटर जाएगा। ये बैटर को हम कुक करेंगे 20 to 25 मिनट। उसके बाद इसमें जाएगा लेमन जूस ताकि एक खटास भी आए, एक हरी मिर्च का स्पाइस होगा। ये तीनों स्टेप आपके कंप्लीट। सर्विंग के लिए कॉन्डिमेंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारे होते हैं। बॉइल्ड एग है, बिल्कुल बॉइल्ड एग है हमारे पास। बॉइल्ड एग है, फेंक के देखो। नहीं अभी नहीं, अच्छा अभी नहीं, आखिरी में, सॉरी। अच्छा, कैप्सिकम ले लिया, लेमन डालेंगे, फ्रेश कोरिएंडर डालेंगे। आपने कोई भी आपके जो पसंद के चिप्स हैं आपने वो ले ली, पापड़ी ले ली, चाट मसाला जाएगा, डाल सकते हैं। मैंने वैसे वो रखे हैं, स्लिम्स हैं हमारे पास। ये ब्रांड नहीं है, गलत बातें कर रहे हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता अगर ब्रांड है। शेम मैंने नहीं की, मैंने नहीं की, कोई बात नहीं हो जाता। अच्छा, ये सारे कॉर्नमेंट्स हैं। धनिया है, फ्राइड अनियन जाएगा ऊपर, इसको अच्छे से टॉप करेंगे। फ्राइड अनियन है, टॉप करेंगे अच्छे से, मिक्स करेंगे और खाएंगे। लग रहा है मुझे अभी से ही भूख लगी है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मंशा जो है ना थोड़ा सा खो जाती है जब आप खाने के बारे में बात कर रहे हो ना, तो वो याद कर रही होती है कि उसने लास्ट टाइम ये खाना खाया था और क्या क्या था। आई एम श्योर सबके साथ होता है। हाँ, और रोजे में तो रोजा ब्रेन, मैं कहती हूँ रोजा ब्रेन हो जाता है आपको। मुझे लगता है जो पका रहा होता है ना, फिर उसको खाने का एंड में दिल नहीं करता। मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। हाँ, दिस इज सो ट्रू। मैं खाना नहीं खाती जब मैं खाना पकाती हूँ, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि कोई और इतना सा भी हो। हाँ। मैं इसका भी खाना हमेशा चख के, इसलिए मैंने गई हूँ यहाँ से, घर जाके जनरली खाना होता है मेरा, कि मुझे जो है किसी और का टेस्ट करना होता है, किसी और के हाथ का। बिकॉज मैं स्पेशली जो है ना वो मीट वाले जो खाने होते हैं जिसके अंदर गोश्त क्योंकि आपने धोया होता है, उसके बाद आपको पता होता है रॉ फॉर्म में वो कैसा है, और फिर आपने उसको पका, दिल नहीं करता। नमक भी नहीं चखती मैं अपने खाने का, नहीं किसी और से। मैं भी प्लीज टेस्ट करूंगी। मैं इससे हमने ये डिसाइड किया है कि जाले बनाएगी और सोया बनाएगी और मैं खाऊंगी। अच्छा, ये लोग तो खा ही नहीं सकते। एक चीज ऐड करना चाहूंगी खौसे के हवाले से, जो आपने ये दही वाला वो बताया ना, हमारे घर में मतलब मेरी सास जो है वो कोकोनट के उसमें बनाती है। वो बर्मीज कोकोनट मिल्क। हाँ, वो बर्मीज नहीं, बर्मीज नहीं होता उनका, बिल्कुल ऐसे ही सालन होता है, ऐसे ही होगा, हल्का सा जो है उसमें डिफरेंट टेस्ट होता है। और मैं जो है वो बनाती हूँ, और वो वाइट होती होगी, व्हाइट करी होती होगी, नहीं येलो सी होती है, वो हल्की व्हाइट होती है, ये प्रॉपर येलो कलर होगा। वो भी येलो होती है, वो येलो होती है, येलो होती है। हर किसी के घर में खौसे के ना डिफरेंट वेरिएशंस आ रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ ये करते हैं और इसमें कोकोनट पाउडर डाल देते हैं। अच्छा, सिर्फ फ्लेवर के लिए। वो कोकोनट मिल्क एंड कोकोनट क्रीम में बनता है, वो भी मजे का होता है, वो भी अच्छा होता है। अब मुझे लगता है एक बिरयानी हो गई और एक खौसे, वेरिएशंस बहुत इतनी है दुनिया भर में, आप कहीं भी जाए नाज़रीन। लाइक मैं मलेशिया गई थी और वहाँ
वहाँ पे वो लोग बहुत चावल, ऑब्वियसली ये ओरिएंटल्स जो है ना बहुत चावल खाते हैं, सो उनका जो है वो नासा गोरेंग, नासा आई थिंक नासा चावल को बोलते हैं। हम ऐसा कुछ क्यों नहीं बना रहे इसी दिन? सो ये मेरी भी इल्तिजा है। हाँ, थाई वगैरह कुछ बनाते हैं इंशाल्लाह। कल नहीं परसों इंशाल्लाह थाई है ना, क्योंकि म्याना रवि रखनी चाहिए क्योंकि ये शो म्याना रवि के हवाले से है। और नाज़रीन, हम म्याना रवि रखते हुए लेंगे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। हम लोग यहीं मौजूद होंगे। आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान ओनली ऑन 365 न्यूज़। अच्छा, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं जिनकी मदद और सपोर्ट से हम ये शो आप तक लेकर आते हैं, उनके एक इम्पॉर्टेंट शख्स इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं। एब्सोल्युटली। और उनकी स्पेशली जो कैंपेन है भूख मिटाओ, व्हिच इज वेरी पॉपुलर राइट नाउ, और इसका नाम ही इतना मजे का है, भूख मिटाओ। बिल्कुल, मिटाओ भूख, मिटाओ भूख। जी जी। KFC के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर CMO नूर आलम साहब, वेलकम टू आवर शो। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी टीम की तरफ से और होस्ट की तरफ से आपको रमज़ान मुबारक। आपने तो हमारा रमज़ान फुल मुबारक किया हुआ है। एवरीवन ऑन सेट मुस्तफीद होते हैं वो KFC से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो मिटाओ भूख है, इस कॉन्सेप्ट के पीछे आप लोगों का एक्चुअल मकसद क्या है? So मिटाओ भूख is actually it's our CSR platform, purpose platform. So every corporate has this responsibility of giving back to the community. तो हम भी उसी तरह से so back in 2014 so we decided that we should be giving back to the community. KFC को तो almost 29-30 years हो रहे हैं पाकिस्तान में, 28 years हाँ. So but like in 2014 we decided to start giving back to the community. तो उस वक्त फिर then we thought of कि करना क्या चाहिए, कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है. तो फॉर द फर्स्ट ईयर तो वी वर लिटिल कंफ्यूज कि कौन सी जगह पे हमें जो, क्योंकि पाकिस्तान में तो आप देखें ना तो हर तरफ इतनी Everywhere there's also KFC, ज़रूरत है। हाँ, ज़रूरतें भी बहुत हैं। तो इनिशियली हमने SOS विलेज एक बनाया, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि क्योंकि जब आप इस तरह की कोई चीज़ करने जाते हैं तो कांट डू इट अलोन at your own, so you need reliable partners कि जिनकी कोई reliability हो, वो ये नहीं हो कि यहाँ से पैसा गया और वो खा जाएं। जी। So you wanted some reliable partners. तो हमने शुरू में so we were little not मतलब like sure कि किस जगह लगाएं, तो हमने SOS विलेज बनाया उसमें, मतलब जो कि बहुत काम करते हैं। जी। तो उस SOS विलेज के अंदर जो यतीम बच्चे होते हैं वो रहते हैं उसके अंदर। तो खैरपुर के अंदर एक उनका जो हाउस होता है वो नहीं है, तो दे आर ऑल ओवर पाकिस्तान। खैरपुर में जो बनाया वो उसको हमने पे किया उसका सारा, और उसके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वगैरह जो भी होते हैं वो देते हैं। तो उसके बाद फिर हमने कहा और क्या करें, तो फिर हमने कुछ हेल्थ के ऊपर शुरू किया कि हेल्थ में हमने वो जैसे अमन फाउंडेशन वगैरह को एम्बुलेंस वगैरह दी। इसी तरह से शौकत खानम बन रहा था, वहाँ पे भी हमने दिया। फिर तो लेकिन फिर हमने सोचा कि ये हम अकेली एक ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती, तो हमने अपने आप को हमने कहा कि कोई हमें अपना एक सिंगुलर चीज़ वो करना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अगर हम कर दें, सो दैट वाज एजुकेशन। कि पाकिस्तान में क्या दुनिया में अगर आप देखें कि जहाँ पे भी जो आपका लिटरेसी रेट बेहतर होता है वहाँ की इकोनॉमी बेहतर होती है। हमारा तो लिटरेसी रेट बहुत ही नीचे है, मतलब मेरे ख्याल से वो 60% लेते हैं, जिसके अंदर वो सारे जो अगर आपका साइन कर सकता है, अंगूठा नहीं लगाता तो उसको भी काउंट कर लेते हैं। सो लिटरेसी रेट इतना कम है, उसी वजह से जो जितनी भी प्रॉब्लम नज़र आती है ना कि लोग रोडों पे हैं और उन लोगों के पास काम नहीं, क्योंकि एजुकेशन नहीं है। जैसे ही आप लिटरेसी रेट बढ़ाते हैं और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, नॉट ऑर्डिनरी एजुकेशन, आप क्वालिटी एजुकेशन देना शुरू करते हैं, आपका कंट्री ग्रो करना शुरू होता है। और आप देखें, आज आप खाना तो किसी को एक को खिला देंगी, आज खिला देंगे, कल लेकिन वो वक्त ही होती है ना कहानी, कब तक किसी को हुनर सिखाना, किसी को पढ़ाना, वो उसके फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट नहीं। तो जाले वो यही है कि वो आप अगर एक दिन का खाना खिला देंगी तो वो कल फिर वो उसके पास नहीं होगा, बट उसको उसके अगर आपने एजुकेशन दिला दी तो वो अपने पैरों पे खड़ा होगा, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा होगा, और मतलब लाइक उसके पूरा खानदान एक चल रहा होगा उसका। तो दैट्स व्हाट वी डिसाइडेड कि हमें एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है। सो एजुकेशन के अंदर भी फिर हमने कहा कि वो
लोग के जैसे एक एरिया है जो डेफ हैं, तो हमने डेफ पे बड़ा फोकस किया। हमने कहा कि देखें होता क्या है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते तो वो एजुकेशन नहीं देते, और ऊपर से अगर उनके यहाँ जो औलाद हो या बच्चे हो वो अगर थोड़े से डिसेबल्ड हो इस तरह के, तो वो तो उनको तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। और हाँ, कि इनको पढ़ा के करना क्या है, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी। यस, तो हमने वहाँ पे फोकस किया, तो हमने पार्टनर किया, एक डेफ रीच स्कूल है। जी जी जी। सो वो डेफ रीच स्कूल के साथ किया हमने। दीवा फाउंडेशन है, वहाँ पे भी डिसेबल्ड पढ़ते, तो इनके साथ हमने वो करके इनके स्कूल को पूरा हमने ले लिया, ओन कर लिया। मतलब चलाते वही लोग हैं, बट हम जो उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो हम उनके साथ वो करते हैं। उसके साथ साथ फिर हमने कहा कि जो अंडर प्रिविलेज की भी जो एजुकेशन है, तो उसमें जो हमें पार्टनर मिला वो सिटीजन फाउंडेशन है। तो जी, जो TCF जो है, तो सिटीजन फाउंडेशन के साथ हम स्कूल कर रहे हैं। फिर इसी तरह से हम मिलियन स्माइल्स है अपने, उनका एक स्कूल है मर्दान में, वो हमने ओन किया हुआ है। और इसी तरह से एक दो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ हमने। अच्छा नूराम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके नज़रिए में कितना ज़रूरी है फॉर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस टू गिव बैक टू सोसाइटी? इससे जो गुडविल पैदा होती है, या आपके नज़र में कितना ज़रूरी है? देखिए, ये अगर हम खाली डिपेंड करेंगे ना कि हम लोग, क्योंकि नॉर्मली जब बात करते हैं ना, कहते हैं गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया, तो गवर्नमेंट कांट डू एवरीथिंग। इसमें जब तक कॉर्पोरेट नहीं शामिल हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट के पास भी पैसे होते हैं कि वो इन चीज़ों में करे और वो लगाए। तो जो आप देखें, जो भी अच्छी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो अच्छी या नेशनल कंपनीज भी जो बड़ी हैं, वो कुछ ना कुछ किसी चीज़ में आपका कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं CSR के अंदर, और इसी तरह की जो डिफरेंट चाहे एनवायरनमेंट के अंदर, चाहे तो वो इन चीज़ों के अंदर वो सारे पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो अब और अगर नहीं करेंगे तो वो आपके लिए भी नुकसानदेह है ना, कि आपको वापस से लोग भी नहीं मिलेंगे ना जी। आप उनको, जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ा रहे हैं, तो हमें पढ़ाने के बाद वो लोग हमें वापस मिल जाते हैं, वो हमारे लिए मतलब आपको, यानी हमारे पास इस वक्त 135 रेस्टोरेंट्स हैं, हर साल हम 10-15 रेस्टोरेंट ऐड कर रहे होते हैं, तो वो एक रेस्टोरेंट में हमें 40-50 लोग चाहिए। जैसे आपने अभी डिसेबल्ड लोगों की बात की, और डेफ रीच वाले तो हमारे पास भी आए थे। इट्स अ फैंटास्टिक स्कूल, द सिटीजंस फाउंडेशन के साथ मैं भी जुड़ी रही हूँ। फैंटास्टिक। सो डू यू गिव वर्क अपॉर्चुनिटीज टू देम आल्सो इन योर आउटलेट? बल्कि आपको याद होगा, आप शहबाज पे आई भी थी हमारे, तो वो शहबाज इज ऑपरेटेड बाय डेफ। तो वी हैव 7 डेफ ऑपरेटेड रेस्टोरेंट which are totally solely operated by, जिनके अंदर मतलब मेजॉरिटी 80% जो है वो डेफ है, 20 जो है वो नॉर्मल है जी। उसके अलावा इन 7 के अलावा एवरी रेस्टोरेंट हैज 2 डेफ एम्प्लॉइज। दैट इज ब्रिलियंट जी। तो वो एक बड़ी फोर्स बन जाती है कि आपके पास हर रेस्टोरेंट के अंदर तो आपके पास ऑलमोस्ट 300-350 डेफ आपने अभी अकोमोडेट किए हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू ऐड मोर इसके अंदर इस तरह के रेस्टोरेंट्स। और उनकी आप देखें, आपको शायद पता भी नहीं चला होगा कि वो जो कि वो सुन नहीं सकते, क्योंकि उनको मुझे गायबाना तौर पे पता था जी जी। और इस तरह का मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कौन उनमें से जो है वो इस डिसेबिलिटी का शिकार है। अच्छी बात पता है, मैं ये हमारे मैना रवि के हवाले से ही मैं लेना चाहूँगी इसको, बैलेंस इन लाइफ के हवाले से, जो आपने बहुत अच्छी बात की कि आप जब सोसाइटी में गिव बैक करने की बात होती है तो वो एक इन्वेस्टमेंट ही है। और जब आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे, तो जब तक लिटरेसी रेट नहीं होगा तब तक इकोनॉमी नहीं होगी, और जब तक इकोनॉमी नहीं होगी तब लिटरेसी रेट नहीं होगा। और अगर उसका ब्रिज आपने पुल करना है, एग्जैक्टली, और उसका ब्रिज अगर आपने पार करना है तो हमारे प्राइवेट सेक्टर को और हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को पुल इन करना ही पड़ता है। और मुझे लगता है पाकिस्तान में ना इट्स अमेजिंग कि हमारा प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, NGO जो है वो इतना काम करती है। आपने जितने भी फाउंडेशंस के नाम लिए, ये सारे रन बाय चैरिटी और समवन फंडेड बाय सम सच ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, इसके अलावा भी आप लोगों ने कुछ सोचा है हाउ टू? हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और जो है वो हम फीमेल एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। अमेजिंग। क्योंकि बहुत आप देखें ना कि जो वैसे ही देखें कि इस तरह के जो हमारे जैसे जो कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत ही वीक फील करती हैं अपने आप को जी। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, एजुकेशन की कमी है। जब वो होता ही है कि अगर जो लोग पढ़ा भी रहे होते हैं, जो अफोर्ड करते, पहले वो लड़कों को पढ़ा लेते हैं, बाद में लड़कियों की प्रायोरिटी देते हैं। तो और जिनके पास वो ही नहीं है, अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो वो तो इग्नोर कर देते हैं। तो वहाँ पे हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जो
फीमेल एम्पावरमेंट के लिए हम ये कर रहे हैं कि अभी हमने ये है शहजाद रॉय का जिंदगी ट्रस्ट तो जिंदगी ट्रस्ट के साथ मिलके हम कोडिंग प्रोग्राम है वो चला रहे हैं उसका मतलब वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 1500 फीमेल्स 1500 लड़कियां जो हैं दे आर लर्निंग द सारी कोडिंग जो आजकल अगर आप ये सीख जाए तो मेरी बेटी वही करना चाह रही है डिजिटल का जमाना है तो वो तो सो आई थिंक उससे आप 1500 मदर्स बनाएंगे कि जो पढ़ी लिखी मदर्स होंगी और जो अपने सेल्फ डिपेंडेंट होंगी उनको। और अच्छी बात इसमें ये भी है ना, कोडिंग की अच्छी बात ये भी है कि आप जो खवातीन डरती हैं घर से बाहर निकल के काम करने से, they can actually sit at home and do it. This is like a best वाला काम है जो आप वर्क फ्रॉम होम भी बिल्कुल बिल्कुल और ना सिर्फ यहाँ पे आप दुनिया भर का काम करें वो उससे तो और रेवेन्यू बाहर से आएगा। Exactly. अच्छा नूर आलम साहब, आपका हमारा जो आज का मौजू है वो मयाना रवि के हवाले से है। तो वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक KFC जो कि एक मल्टीनेशनल है वो बड़ा, और आपका जो डेजिग्नेशन भी है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, क्वाइट अ हाई पोजीशन, तो आप किस तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस करते हैं? आर यू द काइंड के घर वापस पहुंच के आप अपना फोन ऑफ कर देते हैं या वो काम की कॉल्स आ रही होती हैं पूरी रात साथ साथ? देखिए वो अब पता नहीं एक आदत पड़ गई, सबकी आदत हो गई है कि आप बगैर फोन के अपने रह नहीं पाते। बट वो काम के लिए होता है फोन या रिक्रिएशन के लिए? सब कुछ चल रहा होता है उसमें, रिक्रिएशन भी चल रही होती है, काम भी चल रहा होता है, किसी की कोई चीज़ आ रही होती है आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। अब क्योंकि अब सारी चीज़ें उस फोन के अंदर आ गई ना, तो अब लाइक यू डोंट कैरी बुक भी वही पुराने है, जमाने में पहले हम लोग लैपटॉप घर लेके उठा के लेके जाते थे, एवरीथिंग इज देयर, आप वो यहीं से इसमें पावरपॉइंट भी चल जाती है, आपको सब कुछ चल जाता है, तो फोन आपके हाथ से नहीं छूटता है। तो वो लाइक लास्ट टाइम जैसे जो आपके मेरे जैसे पेरेंट्स वगैरह कहते हैं हर वक्त फोन हाथ में, ये मेरी भी अपने शौहर से यही शिकायत रहती है कि हर वक्त हाथ में फोन होता है, और यही कहते हैं मेरे मियाँ की भी मुझसे यही शिकायत रहती है कि मेरे हाथ में, हालांकि आमिर के हाथ में भी उतना ही फोन होता है। सो इट्स लाइक जो भी काम करता है ना, अब ये जैसे हमारा ये इसको आप क्रच कह लें या हमारी नीड कह लें या जरूरत कह लें, फोन पे हर चीज़ है। फोन की आपसे कनेक्टिविटी भी है, आपके जो रिश्तेदार आपके पास नहीं है जिनसे बात नहीं हो पाती और 24 घंटे आपको नजर रखनी होती है, या यू नो कनेक्टिविटी वो भी होता है और काम का सिलसिला भी चल रहा है। बहुत सी चीज़ें हो गई ना अब, मतलब आपका जैसे आपकी जो आपका अगर जो सिक्योरिटी सिस्टम है, सारी चीज़ें हैं, आपकी गाड़ी की ट्रैकिंग है, वो आपको देखना है कि भाई वो बच्चा क्या था, वो कहाँ आ रहा है, गाड़ी कहाँ पे, तो सारी चीज़ें आप वो फ़ोन से ही हो रही होती हैं। तो फ़ोन तो ऐसा हो गया कि आप जैसे शायद वॉशरूम भी जा रहे हो तो फ़ोन ही साथ में होना चाहिए। अच्छा नूर आलम साहब, हम ज़्यादातर जब इस शो में बात करते हैं तो हम महंगाई के हवाले से बहुत गुफ्तगू होती है, क्योंकि रमज़ान में महंगाई ज़रा ज़्यादा हो जाती है, एंड ओवरऑल जो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो जब चढ़ता है, हम ये गुफ्तगू करते हैं कि जो रेगुलर पर्सन है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब इकॉनमी डाउन होती है, इन्फ्लेशन, ऑर्गेनाइजेशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब ये थोड़ी इंस्टेबिलिटी आ जाती है? देखिए जब डेफिनेटली जब ये इस तरह की सिचुएशन आती है तो ऑर्गेनाइजेशन जो समझदार ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो ये करती हैं कि वो अपने मार्जिन्स को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं और अपने कस्टमर्स को किसी तरह से होल्ड करके रखती हैं प्राइस को अपनी, कि वो ना बढ़ाएं। इन्फ्लेशन की हिट जो है वो खुद लेती हैं अपने ऊपर, अपने मार्जिन्स पे लेते हैं और कस्टमर्स पे नहीं डालते हैं। और यही वजह होती है कि फिर आपका कस्टमर, मतलब जैसे अगर आप KFC की एग्जांपल ले लें तो KFC इज सो अफोर्डेबल। मैं कहता हूँ कि आप अगर जाके किसी ठेले पे भी खाएंगे ना तो वो मतलब जैसे कोई जो छोटी मोटी गली की दुकानें होती हैं वहाँ पे भी आपको वही प्राइस पड़ेगी जो आपको KFC में मिल रही है। सो दैट्स वन थिंग दैट वी डिसाइडेड कि वी शुड कीप अवर जो प्राइसिंग वगैरह, प्राइस कैपिंग होनी चाहिए जो इस तरह की सिचुएशन में इतनी अफोर्डेबल के पीपल कैन अफोर्ड एवरी डे। वो रोज़ाना अगर उनको रोज़ भी KFC खाना पड़े तो वो उनको महंगा ना लगे कि भाई जो उनके घर के खाने की कॉस्ट है वही उनको बने बनाया मिल रहा है। तो दिस इज़ अमेजिंग कि ये हो पाता है, बिकॉज इन्फ्लेशन जब होती है तो ऑब्वियसली मुर्गी की, और स्पेशली रमज़ान में, रमज़ान में दुनिया भर में जो है वो डील्स लगती हैं, सेल्स होती हैं, हर चीज़ होती है। यहाँ पे हम लोग हमेशा हमारे जो लाइव हिट्स भी होते हैं और हमारे लोग जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हमारे मुल्क के हमें ये बता रहे होते हैं कि यहाँ ये चीज़ बढ़ गई और ये महंगाई हो गई। सो KFC ने कौन सी डील्स लगाई हैं इस दफ़ा जो ख़ास करके रमज़ान के लिए? रमज़ान के लिए एक हमारी मैं वही जानना बहुत ज़रूरी है की बैठक एक हमने उसका अच्छा सो उसमें इट्स डील फॉर 3 पर्सन और
3 लोग उसके अंदर जो है ना, उसमें वो 3 हमारे जिंगर हैं और उसमें विंग्स की बकेट है, फ्राइज की बकेट है, 3 ड्रिंक्स हैं। हाँ। तो समझे ना कि 600 रुपये पर हेड पड़ रहा है। तो 600 रुपये पर हेड अच्छा खासा मील हो जाता है फॉर अ फुल मील के, जिसमें आपका पेट भर जाएगा, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। मतलब आज आप खाने जाएं तो जो अगर जो बुफे के रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए तो कोई भी 6,000 5,000 से कम पे आपको बुफे की प्राइसेस इफ्तारी की काफी ठीक ठाक खाए होती है। मैं हम लोग 2-3 दिन पहले, हमें क्या पता मंशा, हम तो यही हम तो नहीं खाते, लेकिन हर साल पता तो चल ही जाता है, पता चल जाता है हमें क्या प्राइस बता रहा है। बात हो रही थी 2-3 दिन पहले, वो आप किसी कंपेटिटर के रेस्टोरेंट पे बैठे थे? वो अपने वैसी बात हो रही थी कि कुछ साल पहले 2300-2500 पर हेड होता था जो, और अब वो 5 से 6,000 पहुंच गया। तो इस तरह से ये जो मतलब 2 लोग खाएं तो ऐसे कि 10,000 या 10,000 से ऊपर का बिल। तो 4 तो इज अ मिनिमम। यहाँ तो आप अगर वो देखें ना, तो ये आम आदमी जो इवन मिडिल क्लास है ना, दे कैन नॉट अफोर्ड के वो जाके इस तरह का कोई 4-5 हज़ार रुपए पर हेड का खाए। सो दे कैन अफोर्ड 600 रुपए का वो खा सकते हैं। वो भी कभी कभी पूल इन करके भी जाता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन एंड टेलिंग अस अबाउट। आई होप आपको भी मजा आया। नहीं बिल्कुल। इन इनिशिएटिव्स को शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है नाजरीन, और हमारा शो जो है वो मियाना रवि के हवाले से है, बैलेंस के हवाले से है, और हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं लौट कर आएंगे। आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान, तो ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान, मैं हूँ जाले सरहदी, मेरे साथ है मंशा पाशा। आज का हमारा जो उन्वान है शो का, टॉपिक जो है वो मियाना रवि और एतदाल है, और बैलेंस इन वर्क लाइफ, आपकी डाइट, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई है, तो मुझे तो जो है वो बहुत बेसुकूनी का एहसास होना शुरू हो जाता है, और मैं परेशान हो जाती हूँ लिटरली। और मैं वही कहती हूँ कि मुझे हर चीज़ बहुत प्लान्ड और बहुत प्रॉपर अच्छी लगती है। सो हमारे पास इस वक्त एक गेस्ट मौजूद हैं सेट पर, जिनको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। मंशा से आज इनकी मुलाकात मैं कराऊंगी हमारे प्रोग्राम के तवस्सुक से। योगी वजाहत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो, और हमारी सबकी तरफ से आपको रमज़ान मुबारक। आपको भी। अच्छा, मेरा पहला सवाल ये है कि आप हैं योगी वजाहत, तो मुझे तो योगा थोड़ी सी बोरिंग लगती है, तो मैं क्या करूं इसके बारे में? चलिए, शुक्र है कि आपको थोड़ी सी बोल हाँ, क्योंकि वो जो बहुत बोल हाँ, क्योंकि एक्चुअली जो स्पा में भी होता है ना कि जब वो आपका फेशियल कर रहे होते हैं तो बड़ा लंबा खींचते हैं, तो मैं कहती हूँ बस अब मुझसे नहीं हो रहा। और योगा में भी वो जो कहते हैं ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद 2-2 मिनट तक, तो मुझे आई डोंट नो, मुझे बेचैनी सी होती है। इसका क्यों होता है ऐसा? देखिए, ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हान ताला की जो मसलहतें हैं, उनमें से एक मसलहत है कि उन्होंने यकसा कोई नहीं बनाया। किसी दिमाग को, किसी जहन को, किसी इंसान को, किसी माहौल को, किसी मौसम को, किसी फल को, किसी फूल को एक जैसा। चाहते तो गुलाब को फूल ही दुनिया में बना देते, बहुत था, लेकिन फिर भी चमेली। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह इंसान के मिजाज और उसके जो रिस्पॉन्स होते हैं वो अलग होते हैं। आपका किसी चीज़ के बारे में कोई रिस्पॉन्स है, मैं उसको ओन करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। गो कि मैं उसको ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल दुरुस्त हो, आपके लिए दुरुस्त होगा, वो मेरे लिए शायद अलग होगा। उम्र के किसी हिस्से में आज जो कदम उठाता हूँ उसकी रफ्तार कुछ और है, और जब मैं छोटा था जब कदम उठाता था रफ्तार कुछ और थी। तो ये जो मनाजिल हम तय करते हैं ना मुख्तलिफ तजर्बात की शक्ल में, ये हमारी ज़िंदगी को निखारते हैं। अगर ये ना होता तो बड़ी बोरिंग हो जाती। सब लोग एक ही काम कर रहे होते, सब योगा कर रहे होते। कुछ लोग तो हैं जो आप जैसे हैं जो योगा नहीं करते। हाँ, जो मैंने किए वैसे 2 साल किए, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया, मुझसे नहीं हुई। मैं इस पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ 2 साल के लिए। हाँ, 2 साल तक खींचा मैंने। योगा भी तो बहुत तरह के होते हैं ना, एक पावर योगा होता है, एक हम लोग राज योगा की जो अभी बात कर रहे थे, तो बेतहाशा डिफरेंट। क्या पता वो जो योगा आपने किया था किस्म की योगा शायद मुझे उससे आपकी पर्सनैलिटी मैच नहीं कर रही। अच्छा, मैं हैरान हूँ ये बात जान के कि आप अबव 60 हैं। It's very shocking. माशाल्लाह, you really, there has to be some balance in your life कि आपने इतना, हाँ, योगा भी is obviously, आपको बैलेंस चाहिए होता है लोगों के, लेकिन वैसे भी आप बिल्कुल भी नहीं लगते, अपनी उम्र जो है आपकी उससे नहीं मैच होता। पहले तो ये कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जो उम्र रसीदा है उसकी कमर झुकी भी होगी, इधर मुझसे ज़्यादा खांस रहा होगा, हर वक्त ये कर रहा होगा, चश्मा मोटा सा लगा होगा। ये हमारा परसेप्शन है अबाउट एजिंग। योगा क्योंकि एक ऐसा इल्म है जिसका जो आपने उन्वान दिया मेरी बहन ने, मियाना रवि, बैलेंस, ये हर चीज़ में एतदाल रखता है, और जो भी चीज़ एतदाल में होती है वो बेहतर रहती है काफ़ी अरसे तक, चाहे वो मेरा जिस्म ही क्यों ना हो। तो मैंने ना इसको बहुत सख्ती में डाला, ना मैं इसको बहुत आराम में डालता हूँ, ना मैं इसको बहुत मुश्किलात में डालता हूँ, ना मैं इसको बहुत ही कोई ईजी वे में डालता हूँ। तो मैं ज़िंदगी को उस तरह जीता हूँ जैसे कि ज़िंदगी बसर करनी चाहिए।
कुछ लोग गुजारते हैं, गुजर तो जानवरों की भी जाती है, ज़िंदगी बसर करने का नाम है। और बसर करने के लिए आपके टूल्स होने चाहिए, आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, आपके पास अक़दार होनी चाहिए, आपके पास कोई उसूल होने चाहिए। जब उन पे हम अमल करते हैं तो कुछ लोग उसको योगा कहते हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ लाइफ स्टाइल कहते हैं, कुछ भी कोई कह सकता है। मकसद एक ही है कि ज़िंदगी को बसर किया जाए, ताकि जब हम ज़िंदगी बसर के जाएँ यहाँ से तो कोई कह सके कि आया था कुछ करके गया। और हाँ, कुछ रह के गया, कुछ गुजार के गया। अच्छा, एर्गोनॉमिक्स की बात हो रही है। एर्गोनॉमिक्स, ठीक है। तो उसके बारे में आप हमें ब्रेक से पहले जो है कुछ बता रहे थे, बट मैं चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस से भी आप शेयर करें कि वेलनेस एंड एर्गोनॉमिक्स जो आपका है इंस्टीट्यूट क्या है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा काम का है, क्योंकि ये तकरीबन यूनानियों के ज़माने का इल्म है। जब वो बहुत बड़े बड़े फतवात कर रहे थे तो उनको पता था कि कैसे चलना है, कैसे बैठना है। लेकिन फिर सन 60 में ये बाकायदा एक इल्म के तौर पे यूरोप में आया, और माशाल्लाह पाकिस्तान में भी। मैं मेडिकल एर्गोनॉमिक्स में जो मस्कुलोस्केलेटल इंजरी इन ओटी होता है उसको ज़्यादा फोकस करता हूँ। यानी एक सर्जन को ऑपरेशन करते हुए जो ऑपरेशन थिएटर में चोट लग सकती है, अच्छा, मेरा वो सब्जेक्ट है। इसको मेडिकल एर्गोनॉमिक्स कहने तो आसान हो जाता है। लेकिन जनरली आप सबके लिए, जैसे अभी आप बैठी हुई हैं तो आपने अपना जो राइट साइड है उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर दिया है, इसकी वजह से आपकी स्पाइन पे जो कॉक्सी के ऊपर प्रेशर आ रहा होगा वो मैं बता सकता हूँ कि कैसे होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपके ऑप्टिकल नर्व पे, आइज पे आएगा। अच्छा, ये आपके, क्योंकि एक शोल्डर ड्रॉप है, एक अप है, तो ये सर्वाइकल के ऊपर ही देगा। लिहाजा जब भी आप बैठेंगे तो आपको कैसे बैठना है। और ये मुझे भी एडवाइस दें, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैं अपने सारे मसले लेके आ जाती हूँ लोगों के पास जो भी आते हैं। मुझे यहाँ पे जो है ना प्रॉपर एक थोड़ा सा बम्प एंड ब्रूज हो गया है, एंड आई थिंक कि मैं जिस तरह बैठती हूँ शो में इसका कुछ इससे लिंक है कि यहाँ पे प्रेशर लग रहा है या कुछ हो सकता है ऐसा। वैसे देखिए, अगर आपको ऐसा होता है कि जब आप ये शो करने के बाद जाते हैं और ये सब न्यूट्रलाइज हो जाता है तो इसका मतलब है कि इफेक्ट यहाँ आ रहा है। लेकिन वो इफेक्ट बार बार रहता है तो जरूरी नहीं कि वो यहाँ हो सकता है कि आप कहीं बैठते हैं तो अपना जो एल्बो है वो बहुत ज्यादा दबा के रखते हैं, जिसकी वजह से शोल्डर ऊपर हो जाता है। जब ये शोल्डर ऊपर होता है तो ये जो मसल्स हैं वो ब्रेक होते हैं या दबते हैं, और वहाँ ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, कम हो जाता है। तो ये आपको देखना होगा। लाइक मैं इस वक्त बैठा हूँ, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने ये क्रॉस होके बैठा, जो कि उमूमन आप लोग बैठते हैं। इस हालत में गो के मैंने बहुत रिलैक्स हूँ, लेकिन मैंने अपने हिप बॉल को क्रॉस किया हुआ है जी, जिसकी वजह से जब मैं उठ के यहाँ से चलूंगा तो मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा। क्योंकि मैंने हिप बॉल को, हालांकि अगर मैं यूं बैठ जाऊं तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन आराम नहीं मिल रहा। हाँ। आराम के लिए फिर मैं पीछे गया। हाँ। जब मैं पीछे गया तो मैंने अपना एब्स जो हैं इसको छोड़ दिया, ये बढ़ जाएंगे। हाँ। तो वजन बढ़ने की एक वजह हमारा गलत बैठना भी हो सकता है। अच्छा। और एर्गोनॉमिक्स जो है वो बच्चों से लेके और बुजुर्गों तक तमाम चीज़ें, इवन आपकी जो चेयर है, आपका जो टेबल है, आपका जो मॉनिटर है, उन तब को रखने का तरीका जो है वो एर्गोनॉमिक्स में। पोस्चरिंग मेरे लिए एक बड़ा मसला रह चुका है बचपन से, और उसकी वजह से मैंने हाँ सबका ही आई सपोज, एंड उसकी वजह से मैंने पिलाटेस भी शुरू किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि उससे मेरा पोस्चर ज़रा ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो एक्सरसाइज का बहुत क्लोज लिंक है पोस्चरिंग के साथ। मेरे चेहरे पे कुछ मुस्कुराहट थी जब आपने कहा मेरे पूछे। मैं कह रहा, मैंने इशारतन कह रहा हूँ अच्छा योगा कर लीजिएगा। तो आपने योगा ही तो नहीं किया ना, जब ही तो ये प्रॉब्लम हो रही है। योगा एडजस्ट करता है। वी हैव 84,000 पोजेस। इंसानी जिस्म से 84,000 पोज बनते हैं। सोचिए, 60 से ज़्यादा ब्रीदिंग होती हैं। तो वो योगा जो आपको करना चाहिए था, पावर योगा। अच्छा, आपने कह दिया हाथा योगा, जो मुझे पसंद, लाइट स्लो मूवमेंट वाला कर दिया, तो आपको वो करना चाहिए। जैसे आपको करना चाहिए यन योगा करना चाहिए, प्योर यन योगा, प्योर यानी फेमिनिन योगा है। वो आपके लिए काम करेगा, वो आपको ज़्यादा बेहतर देगा। तो जो आपका इंस्ट्रक्टर हो वो आपको बताएगा कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। इस वक्त जो कि आपके काम है और जो आप कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो ज़िंदगी में गुजारें, आपको अपना पोस्चर इसलिए दुरुस्त रखना है कि मस्कुलोस्केलेटल यानी आपकी जो बॉडी है, ढांचा, और जो आपके मसल्स हैं, अगर उनमें कोई चोट लग गई तो आपका काम सफर करेगा, आपकी अपनी ज़िंदगी में मसाइल आएंगे, और दूसरा उसको हील होने में टाइम लगेगा जो पहले नहीं लग रहा था। तो हमें ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है। दैट्स द बेसिक ऑफ आयुर्वेदा और योगा के साथ साथ जो एर्गोनॉमिक्स है, इस पे मैं काम करता हूँ। लेकिन जाहिर बात है, जो आपने अभी एतदाल की बात की थी मियां रवि की, वो तो ज़िंदगी के हर हिस्से में है। अगर मैं देखे ना अपने हाथ को जोर से हिलाऊं तो मेरे मसल्स के ऊपर वेट आएगा। बिल्कुल, मैं गर्दन को पकड़ के घुमा दूं और कड़क कड़क की आवाज़ें निकालूं,
और फिर उसके बाद अचानक कहूँगे जी पता नहीं दर्द क्यों होता है। तो बेहतर है कि मैं इसको मियाना रवि के साथ जिस्म को जब रवा रखूँगा, मैं अपने तमाम काम सही करूँगा, सही वक्त पे उठूँगा, सही वक्त पे सोऊंगा, सही वक्त पे खाऊँगा, सही वक्त पे, यानी गहरी सांस वैसे लूँगा जैसे कम हक है सांस लेने का। हम तो सांस भी ऐसे लेते हैं जैसे कि मेरी बहुत फेवरेट, हम सब की बहुत फेवरेट अदाकारा शबनम लिया करती थी, बहुत फास्ट। दमा के मरीज मुझे राजू कह दें आखिर में, आजमा के हाँ, ये सब कुछ करने के बाद राजू जरूर कहें आखिर में, तो वो हमारी बहुत ही फेवरेट, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। तो मैं बता सकता हूँ राजू। तो अगर इस तरह होगा तो आई एम जोकिंग बट नो आप बिल्कुल सही गए हैं। उनके साथ वो कौन होते थे, एक और एक्टर? देखिए उनके साथ तो एक वो भी ऐसे ही थे। वो तो फिर अदाकार मोहम्मद अली हैं, अदाकार नदीम थे, अदाकार शाहिद और शबनम जी का अगर आप सीन देखें ना तो दोनों वो मेरे राब्ते में सांसों की मुकाबला चल रहा था। क्या कह रही हो, ये हो रहा था मैंने जब भी देखा। तो अब ये जो है ना, आज आप बच्चे को देखेंगे तो वो भी ऐसी बात करता है, अबू अम्मी, इसका मतलब है कि उसके लंग्स प्रॉपर नहीं है। तो बच्चों में मैं ये कहूँगा एडवाइस, हालांकि वो गुफ्तगू से अलग है, कि दो चीज़ों को आप मेरी तरफ से इस बात को हम अगर रोक लें अभी और एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे नाजरीन, जल्दी से ब्रेक लेकर जल्दी से वापस आइए। हम यहीं पे हैं जहाने रमज़ान के साथ, फौरन लौटिएगा। अगर बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जहान रमज़ान ओनली ऑन 365 न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं योगी वजाहत, जिनसे हम बड़ी मज़े की बातें कर रहे हैं पोस्चर को लेके। अच्छा, एक मुझे सवाल आपसे करना था कि ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे जो अबव 60 हैं या 60 हैं, वो लोग एक्सरसाइज नहीं करते और उनकी वजह से उनको जोड़ों का दर्द और पीठ में दर्द, ये सारी चीज़ें जो है शुरू हो जाती हैं और फिर फिजियोथेरेपी लेते हैं उसके लिए। तो व्हाट इज़ द लिंक के आप जितना एक्सरसाइज करेंगे उसका आपकी बॉडी पे क्या असर पड़ेगा टू प्रिवेंट ये जो आपको स्प्रेन्स और दर्द वगैरह होते हैं? किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी जो माहियत, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, उसको समझना होता है। इंसानी जिस्म और मशीन को अगर आप अपने सामने रखें तो मशीन जितनी इस्तेमाल होगी उतनी ख़राब हो जाएगी, उतना उसमें वेयर टेयर आएगा। इंसानी जिस्म जितना आराम करेगा उतना ख़राब हो जाएगा, उसमें वेयर टेयर आएगा। तो इसको चलते रहना है, इसको कभी कभी रोकना भी है मशीन को। इंसानी जिस्म जब मसल्स काम करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। जब एज एक ख़ास मखसूस एज में आके लोग ज़रा आराम करते हैं और वो अपने मसल्स में वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं रखते तो उसमें वो ताकत भी नहीं रहती, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होगा तो न्यूट्रिशन वहाँ जाएंगे, वो वाइटामिन्स जाएंगे, मिनरल्स जाएंगे, वो मसल्स डेवलप होगा। लिहाजा हमारा चलना फिरना सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, हमें अपने आप को बेहतर रखने की एक बेहतरीन तरकीब भी है। ख़ास तौर से वो मेरे साथी जो मेरे एज के हैं या मुझसे थोड़े बड़े हैं या अब एज के करीब आ रहे हैं, 50 के बाद कह लीजिए, लाजमी तौर पे आपको चलना है। हम जो अपने बुजुर्गों को कहते हैं आप बैठे रहें, हम पानी भी ला देंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। उनको कहना है कि देखिए ना, अल्लाह सुब्हान ताला ने वो नमाज जो आप घर में पढ़ते हैं बरकत तो उस पर भी मिलती हैं, लेकिन जैसे ही आप चंद कदम उठा के मस्जिद जाते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं इसके अब दर्जात में और बुलंद कर दूंगा। उसमें फ़र्क क्या पड़ा? हमारा चलना। तो जब हमारा चलना रब को इतना पसंद है कि वो दर्जात बढ़ा देते हैं, फजल बढ़ा देते हैं, अपनी तमाम नेमतें बढ़ा देते हैं, तो फिर सोचिए कि चलना और रुकने में कितना फ़र्क पड़ेगा। तो जो रुक गया, ठहर गया, वो गया। बस इसमें भी एतदाल, इसमें भी बैलेंस और म्याना रवि। जैसे आपने इस बात का जिक्र भी किया था कि मैं अपने जिस्म को ज़्यादा जोर भी नहीं देता और ज़्यादा आराम भी नहीं देता। तो ये बैलेंस जो है आपको कैसे पता चलता है? जैसे मैं और मंशा ये बात कर रहे थे बीच में, क्योंकि मेरी शख्सियत और मेरी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है, इसकी शख्सियत, इसकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसकी नीड्स भी अलग हो जाती हैं, मेरी नीड्स भी अलग हो जाती हैं। इसको योगा नहीं पसंद, मुझे योगा पसंद है और मैं काफ़ी मुस्तफ़ीद भी हुई हूँ योगा से। जैसे मैंने कहा कि मैंने अपना इंसोम्निया क्योर किया था ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, और इंसोम्निया भी एंड ऑल्सो कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, वो एक अलग कहानी है। सो मैं यही पूछना चाह रही थी कि हाउ डू यू फाइंड योर ओन बैलेंस? आपको कैसे पता चलता है कि मैं या तो अपने आप को एक्सर्ट कर रही हूँ या मैं अपने आप को बहुत आराम दे रही हूँ? दीन हक़ ने वैसे तो इसमें हमें तमाम तरजीहात और तशरीहात हमें दी हुई हैं, तो उसमें कोई जानने की जरूरत, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हदीस मुबारक बारहा इस बात पे है कि एतदाल करो, इबादतों में भी एतदाल रखो, इतनी तकलीफ ना दो। अल्लाह सुब्हान ताला भी फरमाते हैं कि हमने मुसलमानों से कह दीजिए कि अपने ऊपर बोझ न डालें। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं मैं किसी पे उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। ये हर जगह एतदाल, मियाना रवि हमें लोगों के साथ मामलात में आएगी, एतदाल हमारी ज़िंदगी के मामलात में आएगी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी चीज़
कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में देखी जाए तो समझ में आती है। तो मैं आपको योगी होने के नाते योगिक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। इसमें एक इल्म है आयुर्वेदा। वैद बहुत बेहतरीन डेफिनेशन लाता है सेहत और बीमारी की, जो पूरी लाइफ में हर जगह इस्तेमाल करें। वो कहता है कि जिस्म में किसी चीज का बढ़ जाना या किसी चीज का घट जाना बीमारी है। अब इसको बैलेंस कर लें तो बीमारी नहीं होगी। बिल्कुल। लिहाजा एतदाल की जब बात होगी तो मैं इसको इस तरह डिफाइन करता हूँ, कोई भी चीज जो कुदरती तौर पे आप करते हैं उससे ज्यादा हो जाए या उससे कम हो जाए तो एतदाल से बाहर हो जाएगी। एतदाल करने का नाम नहीं है, एतदाल अपनी जो कुदरती खूबी है, खू है, उस पर रहने का नाम। अच्छा, अब मैयाना रवि की मैं ना ये सोचा था कि जब मैं आज इस टॉपिक के हवाले से बात करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि मैयाना रवि का एक्चुअली लफ्ज़ी माने क्या है। मैयाना जो है उसको मिडिल कहते हैं, रवि जो है वो पाथ है, तो मिडिल पाथ इख्तियार करना। अब ये हम तो वैसे ही हर चीज़ तो एक्सप्लेन कर दी है, पर मैंने कहा सिंस मेरे पास ये नगेट ऑफ नॉलेज है तो मैं क्यों ना इम्पार्ट करूँ। अच्छा, खाने में भी जो है ना हम जनरली मैं बहुत खाने का ख्याल रखती हूँ, ठीक है, एक सेहत के हवाले से भी, और इसलिए मुझे लगता है मेरे में एनर्जी भी दूसरे लोगों से ज़्यादा होती, मुझे लगता है, मुझे फील होता है। और वैसे भी मुझे बैलेंस डाइट जो लोग कहते हैं, जो कि एक वेस्ट ने हमें बता दिया था कि ये बैलेंस है, जो अब मिथ्स जो हैं वो ब्रेक हो रही हैं। सो आपके मुताबिक से और आयुर्वेदिक के मुताबिक से बैलेंस डाइट किस चीज़ को कहा जाता है? यूरोप को ये एजाज़ चंद सौ साल पहले मिला कि वो बताता है, वरना वो दुनिया से पूछता था। जी जी, जहालत के और गलत भी बताया उन्होंने। वो अभी भी बहुत से मुकाम पे आज भी उनको अगर मेडिटेशन करनी होती है तो बड़े सगीर से ही कोई जाके उनको मेडिटेट कराता है। लिहाजा वो बताते हैं तो कभी कभी गलत भी बताते हैं। हमारे पास हज़ारों साल से एक इल्म है जिसको हम आयुर्वेद में खान पान का इल्म कहते हैं। खान पान ये 3 खाने बताता है जी। राजसिक खाने, राजाओं के खाने, बड़े महंगे खाने, ऐसे खाने जिनको बनाने में बड़ी मेहनत लगती हो और गरीब की इस्तेदाद से बाहर हों। ये सारे खाने जो हैं मोटापा पैदा करेंगे और सुस्ती पैदा कर देंगे। ये राजसिक, राजाओं, इसलिए वो सब सुस्त होते हैं। दूसरा तमासिक खाने, हर वो खाना जिसको आप बार बार गर्म करते हो या आप बासी करने के बाद आर्टिफिशियली उसको दोबारा गर्म करके ताज़ा बना के दे रहे हैं, चाहे वो 5 स्टार होटल में आग लगा खाना हो, उसको आग लग जाती है जी। या फिर आपके फ्रिज में जो अलमारी है, एक बासी खाना खिलाने की अलमारी आपने रखी हुई, उसमें आप निकालते हैं, फिर बासी खाना गर्म करते हैं, बड़े शौक से करते हैं। कितनी अफसोस की बात है, और मुझे वाकई बड़ा दुख होता है कहते हुए कि जब से ये अलमारी हमारे घर में आई है, हमने पड़ोसी का हक भी अपने घर में रख लिया। हमने फकीर का हक भी अपने घर में रखा हुआ है। हम ना फकीर को देते हैं ना पड़ोसी को देते हैं। अरे जो खाना बचा था ताज़ा वो पड़ोसी के बच्चों का हक था, पड़ोसी का हक था। लिहाजा हम पे बहुत सी मुसीबतें भी आई हैं। लिहाजा यूरोप की सुनिए, उतनी ही सुनिए जितना सुनना चाहिए, नहीं सुनिए, वरना अपनी सुनिए। और तीसरा खाना, मैंने सिर्फ आपकी सुनी, तीसरा खाना है और तमासिक। थैंक यू। सॉरी टाइम की कमी है। आप बहुत, मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है आपसे मिलके, और आप हमारे शो में आए, थैंक यू सो मच। नाजरीन, हम लोग यहीं साथ रहेंगे और आपके साथ और भी गेस्ट मौजूद होंगे जो आपके दूसरे सवालात के जवाब भी देंगे। जहाने रमज़ान देख रहे हैं, जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान ओनली ऑन 365 न्यूज़। आज का जो हमारा मौजू है मैयाना रवि, उसमें हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स उसके कवर किए हैं, लेकिन एक जो रह गया है वो है खाना पीना, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, जाले तुम्हारे लिए नहीं है इम्पोर्टेंट, यू आर वेरी, मैं कॉन्शियस हूँ, हाँ, बट यू आर वेरी गुड इन मेंटेनिंग दैट बैलेंस। लेकिन और बहुत सारे लोग हैं, रमज़ान के महीने में तो हम ज़्यादा ही बदपरहेज़ी कर लेते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मारिया खान, जो एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और डाइट प्लानर भी हैं। वेलकम टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से आपको रमज़ान मुबारक। अच्छा, पहली बात तो ये कि व्हाट हम जो खाते हैं उसमें से क्या क्या नेसेसरी नहीं है जिसका हमारे पे बुरा असर पड़ता है? सबसे पहले तो मैं इस तरह से बात करना स्टार्ट करूँगी कि हमें अपनी कैलोरीज़ पता होनी चाहिए कि एज डिफरेंस के हिसाब से हमें कैलोरीज़ कितनी इंटेक करनी चाहिए पर डे। अगर वो हमें पता होंगी तो फिर हम डाइट चार्ट अपना बैलेंस कर सकते हैं, या फिर हम अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैं आपके तवज्जो से बताती चलूँ कि 3000 कैलोरीज पर डे रिक्वायर्ड है मेल जेंडर्स को, और 2000 टू 500 कैलोरीज रिक्वायर्ड है एक फीमेल बॉडी को।
तो उसके अंदर फिर हम उसको मेंटेन कर लेते हैं कि अब हमने कार्ब्स कितने लेने हैं, प्रोटीन कितना लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने लेने हैं। मोस्टली पीपल क्या करते हैं कि टोटली प्रोटीन डाइट पर चले जाते हैं या फिर टोटली कार्ब्स को इग्नोर कर देते हैं, तो ये गलत फैक्टर है। इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए, हमें बैलेंस रख के जाना है, क्योंकि ये कार्ब्स और प्रोटीन यही हमारी बॉडी का फ्यूल है, ये हमारी बॉडी में जाएंगे तो हमारी वर्किंग होगी। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग प्रोटीन नहीं लेते या फिर अच्छी डाइट नहीं लेते, तो 15वें रोज़े के बाद आप जाके देखो कि वो कोलैप्स करना शुरू कर देते हैं, थकावट होने लगती है, लेथार्जिक हो जाते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि मतलब बिल्कुल ही उनमें ताकत ही नहीं रहती, एनर्जी लेवल ही उनका बूस्ट नहीं हो रहा होता। वो क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस, एक तो डाइट कर रहे हैं, ऑलरेडी वी आर ऑन फास्टिंग, 16-17 आवर्स की हम फास्टिंग कर रहे हैं, और फिर उस पर ये कि हम खाना पीना सही नहीं खा रहे। तो वो बैलेंस आपको लेके चलना है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि पकोड़े नहीं खाने चाहिए, तो पकोड़े जो बेसन है वो क्या है, वो प्रोटीन है, वो दाल है, चना से बनता है ना, तो पकोड़े आप खाएं लेकिन उसका ऑयल आप चेंज कर दें। पकोड़े हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। क्या ऑयल में बनाए? ये तो बहुत नाजरीन बहुत खुश होंगे इस बात को सुन के कि नाजरीन आप पकोड़े खा सकते हैं। हाँ, सरसों के तेल में बनाओ, ऑर्गेनिक तरीके से बनाओ, जो आर्टिफिशियल ऑयल या जो दूसरे ऑयल्स आ रहे हैं उसमें आप ना बनाओ, आप सरसों के तेल में उसको बनाओ, वो आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा ना आपका वेट। सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, जो चने का जो आटा होता है, जो बेसन होता है, वो थोड़ा सा ना ऑयल अब्जॉर्ब ज्यादा करता है बनिस्बत मूंग की दाल के और माश की दाल के। तो हमारे घर में मूंग और माश की दाल के पकौड़े बनते हैं, तो क्या वो ज्यादा सेहतमंद बख्श है? दे ऑल आर थिंग आर सिमिलर, बिकॉज के दालें भी प्रोटीन में आती हैं और बेसन भी प्रोटीन में आता है। तो आप दोनों, आपके इस डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आप क्या कंज्यूम करना चाह रहे हो, फ्लेवर ऑफ आपका टेस्ट बट क्या कह रहा है या आपके क्रेविंग क्या कह रही है। मुझे बेसिकली बेसन पसंद है, बेसन मैं तो डाइट में भी बेसन के पकोड़े बनाए, दही लिया, उसमें बेसन डाला, बेसन पकोड़े डाले। हाँ, वो कच्ची कड़ी कहलाती है, वो कच्ची कड़ी बना के आपने खा लिया। आपका क्योंकि इनको पसंद है ना, तो ये आपको कह रही है कि आप बेसन खा सकते हैं। तो मूंग की दाल के भी खा सकते हैं, मूंग की दाल के बहुत अच्छे बनते हैं, दही बड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ जो पूछना चाहूँगी, जो जनरली जो है ना, जो आपने जैसे प्रोटीन डाइट की बात की, तो एक डाइट बहुत फैट डाइट्स आती हैं जो कि उस टाइम फ्रेम के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हो जाती है। लाइक फॉर इंस्टेंस एटकिंस डाइट आई थी और वो गलती से मैंने कर ली थी, ठीक है, बहुत ही कोई बुरा फैसला था मेरा एटकिन डाइट करने खाने के। हाँ, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके कर रही थी, बट वो बिकॉज प्रोटीन बेस्ड थी और उन्होंने शायद मुझे एक आध सप्लीमेंट कुछ कम दिया था, मेरे बाल खराब, मेरे नाखून झड़ना शुरू हो गए, मेरी बालों पे बड़ा इफेक्ट होता है डाइट जी। एंड आई थिंक उसी के बाद मेरा हाइपोथायराइड वाला सिस्टम, दैट्स द रीजन। आपकी बात मैंने खुद ही बढ़ा दी कि देखो, अगर आप सिर्फ प्रोटीन पे जा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं मिल रहे, आपकी बॉडी का फ्यूल तो नहीं मिल रहा। हमारी बॉडी के फ्यूल में शामिल हैं सीड्स, नट्स, वो तो हम इग्नोर कर देते हैं। लोग तो इतना डाइट कॉन्शियस होते हैं कि वो नट्स नहीं लेते, कोलेस्ट्रॉल होता है, वेट बढ़ाता है। तो इतने सारे नहीं खाए, इतने सारे देखो, बेसिकली तो हमें बॉडी का फंक्शन पता होना चाहिए। हमारी बॉडी का पूरा फंक्शन जो डिपेंड करता है वो स्टमक पर करता है। अदनान समी का मैं जिक्र करूंगी, हमारे आर्टिस्ट बहुत बड़े, कितना उनका वेट था, उन्होंने डाइट के थ्रू वेट मेंटेन किया, एक्सरसाइज ऑफ कोर्स की, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपनी स्टमक, लोगों ने कहा कि उन्होंने स्टमक सर्जरी करवाई। उनका एक इंटरव्यू में देख रही थी जो कि इंडिया में शूट आउट हुआ था, तो उसमें उन्होंने खुद कहा है कि मैंने कोई सर्जरी नहीं ली, सिर्फ स्टमक कंट्रोल किया। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि उन्होंने स्लीव्स थेरेपी होती है, उसमें क्या होता है कि वो स्टमक की सर्जरी कर देते हैं, छोटा नहीं, एक उसका जो हंगर वाली पोजीशन होती है ना उसको रिमूव कर देते हैं। फिर एक सर्जरी दरियाफ्त हुई जिसमें लिप बैंड के नाम से थी, तो स्टमक का मुंह बांध देते हैं, वो अपर साइड पे एक बलून भी तो होता है। हाँ, वो बलून वो स्टमक को ही कह रहे हैं ना, वो ऊपर से उन्होंने बैंड लगा देते हैं, तो कम खाना खाया जाएगा। जितना कम खाना खाएंगे बैलून, वो स्टमक का साइज हमारे कम रहेगा। अब जब ये 2 सर्जरीज उनकी कामयाब नहीं हुई अमेरिकन की, तो उन्होंने क्या किया, 3rd सर्जरी निकाली, उन्होंने नीचे लोअर मतलब जो स्टमक था वहाँ पे लिप बैंड कर दिया। उससे क्या हुआ कि वो टोटली स्टमक का साइज और अम्बात होनी शुरू हो गई। जब वो साइज बिल्कुल ही सुकड़ गया और डाइजेशन के प्रोसेस ही नहीं हुआ, आपको न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रहे होंगे, तो लोग वो खा ही नहीं सकता, कंज्यूम ही नहीं कर पाएगा ना, वो स्टक हो गया फूड अंदर जाके, तो कैसे होगा। बेसिकली सबसे बेहतरीन फार्मूला है सुन्नत नबवी का फार्मूला, 40 बाइट्स चैलेंज। ये मेरा अपना फार्मूला है कि आप च्यू करके खाओ, 40 बाइट्स चैलेंज, सारा मजा चला जाता है खाने का ना।
आप ये सोच रहे हो खाना खाने से पहले 1 2 नहीं ना, तो तुम इंजॉय करके खाओ ना। मुझे तो मतलब फ्लेवर आते हैं। देखो खाने का तरीका क्या होता है कि हम शुरू में खाते हैं, कितने अच्छे टेस्ट बर्ड बन रहे होते हैं ना हमारे, के मजा आता है हमें, बिरयानी का एक फ्लेवर आता है, आम खा रहे हैं उसका फ्लेवर आता है, लेकिन जहाँ एक आम से दूसरे आम पे गए उसका फ्लेवर लेस होना चाहिए। वैसे ये बात तो है कि जो आपको मजा आ रहा होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड जब तक भूख रहती है तब तक खाना, बॉडी हमारी आपको सिग्नल दे रही होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको अपनी भूख रख के थोड़ा सा खाना चाहिए, बिकॉज जब आप खा रहे होते हो ना, सो उस वक्त आपको अपनी फुलनेस का अंदाजा नहीं होता, थोड़ी देर के बाद होता है, आपकी रह जानी इसलिए रहनी चाहिए। अच्छा नाजरीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, यहीं पे आइएगा, वापस देखेंगे आप जहां। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद टू जहान रमज़ान 365 न्यूज़ पर। हम लोग आपके साथ यहाँ मौजूद हैं और सोबिया जो है वो अभी चमचा धोने की कोशिश कर रही हैं। सोबिया देखें नाजरीन, सफाई निस्फ़ ईमान है, बिल्कुल और सफाई निस्फ़ ईमान है, और किचन में जब विम हो तो उससे तो फिर लाजमी बात है कि हमें अपने डिशेस को अच्छे से वॉश करके फिर ही सर्व करना चाहिए। यहाँ पे मैंने विम से अपना स्पून अच्छे से वॉश कर लिया, और जो है अब हम अपनी प्लेटिंग की तरफ आ रहे हैं। और मुझे लगता है विम से जो चमक आई है ना स्पून में और आपकी जो बर्तन में आती है वो अलग ही होती है। लेकिन आपने अच्छी तरीके से उसको रिंस आउट कर दिया ना? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से किया, और मुझे लगता है ये इतना वो नहीं कि बिल्कुल जकड़ जाएगा, बहुत इजीली वॉश आउट भी हो जाता है और बहुत इजीली आपके बर्तन को साफ भी कर देता है। बर्तन को साफ रखना भी जो है ना एक बहुत जरूरी चीज होती है, क्योंकि जो जर्म्स वगैरह हैं आजकल जो हम मेरे देखते साफ बर्तन होते हैं, मैं इतना चाट के नहीं खाने से नहीं भाई, मैं ऑनेस्ट, मैं मजाक नहीं करी। मैं जब छोटी थी तो मेरी अम्मा हमें कहती थी कि अपने प्लेट को मक्का मदीना करो। दिस वाज द टर्म यूज्ड कि आप हमेशा कुछ ना जाया करो, कुछ जितना लेना है उतना लो, इसमें भी बैलेंस आ जाता है, बरकत भी होती है, बरकत भी होती है। खाना ना जाया करना एक बहुत जरूरी चीज होती है। अच्छा ये मुझे बताएं कि जो लोग खाना जाया करते हैं, और बाहर मुल्क तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। चाले मैं जब कॉलेज में थी तो इतना ज्यादा, हाँ कैफेटेरिया में इतना खाना बनता था और वो इतना जाया होता था। यहाँ पे फिर भी हम देखते हैं कि लोग जो है जरा ख्याल रखते हैं इस बात का, ऐसा ही है? नहीं, लास्ट ईयर मेरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में कंपनीज की भी इन्विटेशंस होती हैं, वैसे भी जाना आना, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को मैंने देखा कि जो फूड बच रहा था, जो प्लेट्स में बच रहा था, वो उन्होंने थाल बना के लेके गए और उसको डिस्कार्ड कर दिया। मैं खुद उस वक्त फूड अथॉरिटी के साथ काम कर रही थी, मैं एज अ वाइस चेयरपर्सन भी हूँ कंज्यूमर एसोसिएशन में, तो मुझे बहुत पेन हुआ। मैंने कहा यार ये बाहर मजदूर हमारे कितने सारे नीडी लोग हैं, पुअर कम्युनिटी हमारी कितनी उरूज पर है, वो बैठे में आप एक फूड स्टोरेज बनाएं और आप वहाँ पे उनको ले जाके दे दें, इस बजाय इसके कि आप उसको गार्बेज कर रहे हो। एक तो रिजक ज़ाया करो, जब भी तो हमारे मुल्क में बरकत नहीं है, या फिर रिस्क में बरकत नहीं है हमारे यहाँ, या फिर रिस्क पे हमारी तबाही आती है। अच्छा मुझे बड़ी स्ट्रेंज लगी है आपकी बात, बिकॉज जनरली जो है वो इतनी चैरिटीज़ हैं, और स्पेशली रमज़ान में हम पूरे मुल्क से भी और बैरून मुल्क से भी हम यही सिचुएशन देख रहे हैं कि लोग इतना गिविंग हैं कि वो सहरिया भी करवा रहे हैं, इफ्तारी भी करवा रहे हैं, लेकिन अपने घर पे जो खाना है वो ज़ाया कर रहे हैं। बिल्कुल, विच इज़ ये अजीब कोई डिसबैलेंस। हाँ ये एक आयरॉनिक सी बात है। और अब शादियों पे भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग अपने प्लेटों में बहुत ज़्यादा खाना भर लेते हैं, और इतनी उनकी जो है एपेटाइट नहीं होती जितना ज़्यादा खाना उन्होंने अपनी प्लेट में डाला। असल में मसला पता है क्या मसला, ये कि एम्प्टी स्टमक आप हो तो फिर आपसे फूड इनटेक होगा ही नहीं। मैदा हमारा सुकड़ा हुआ है, उसका मुंह सुकड़ा हुआ है, उसको मॉइस्चर गया ही नहीं है। मॉइस्चर किससे मिलेगा? पानी या किसी ड्रिंक की सूरत में मिलेगा। वो मॉइस्चर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि पानी 3 घूंट में 3 सांसों में पियो, उसका रीज़न क्या था? वो यही कि पहला घूंट आपको तर करेगा, दूसरा आपको मॉइस्चर करेगा, तीसरा आपकी तस्कीन को पूरा करेगा। तो हम वो तो अमल लाते ही नहीं है ना, हम तो डायरेक्ट गिलास उठाया पी लिया। जब भी अक्सर आपने देखा होगा कि हम अगर बहुत भाग दौड़ कर आ रहे हैं और एकदम गिलास भर के तो वो पेन होता है, वो मैदा स्टमक हमें सिग्नल देता है कि यार तुम क्या कर रहे हो, पागल वागल हो, तकलीफ दे रहे हो मुझे। पागल वागल तो वो हैं, तो वो तो मैं आपको बता रही हूँ नाज़रीन, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, वागल भी है और पागल भी है। पागल भी है। अच्छा मुझे ये हिकअप्स वाली जो कहानी है ना, ये मैं जानना चाहती हूँ, बिकॉज ये एक मुअम्मा है मेरे लिए, मैंने इसके बारे में गूगल बहुत किया है। ये एसिडिटी लेवल बढ़ा हुआ है तुम्हारा? नहीं मुझे नहीं हो रहा है। अच्छा जिन जनरली मैंने देखा है, जैसे एक हमारे कैमरामैन है आसिम भाई, हेलो आसिम भाई, उनसे मुझे मिलवा देना अच्छा मैं वो मुझे मेरा उनसे मजाक है, जब भी उनके साथ मैं काम करती हूँ, ठीक है, वो उनको हिचकी लग जाती है, ठीक है, कहीं ना कहीं मैं कहा आसिम भाई आज आपको हिचकी लगी, और वो हिचकी उनको आना शुरू हो जाती है।
तो मैंने कहा ये क्या है, मुझे पता है कि लिवर से रिलेटेड है, आपकी याद आ रही है स्टमक से रिलेटेड, और इसको काउंटर कैसे किया जा सकता है? इसको काउंटर ऐसे करेंगे कि अगर आप चेन स्मोकर हैं या स्मोकिंग करते हैं, किसी भी फॉर्म में आप निकोटीन ले रहे हैं तो उसको आपने टोटली अवॉइड करना है। एम्प्टी स्टमक आपने हरगिज नहीं लेना। अगर आप एम्प्टी स्टमक रह रहे हैं तो उससे भी आपको एंजाइटी होगी, स्टमक एसिड बढ़ जाता है, स्टमक एसिड बढ़ जाता है। देखो अगर हमारी बॉडी में फूड नहीं है और हमारे अंदर जो फंक्शन कुदरत चला आ रही है, स्टमक के अंदर जो एसिड बन रहा है उसको डाइजेस्ट करने को कोई चीज़ प्रोसेस नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वो तो बर्निंग ही करना शुरू कर देगा ना, तो वो अंदर ही बर्निंग शुरू कर देता है। तो उसको तो कुछ ना कुछ चाहिए। इवन आप पानी पीते ही फ़ौरन आपको क्यों रिलीफ मिलता है, क्योंकि पानी जाके उसको आगे डाइल्यूट करता है, आगे प्रोसेस होता है, तो वो वक्ती तौर पर आपको मिल जाता है। लेकिन उसका बेसिक जो इलाज है वो ये है कि आपने एम्प्टी स्टमक हरगिज़ नहीं लेना, आपने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रखना है, अपने मुंह में डालते रहना है। टेंशन से भी होता है, एंजाइटी से भी होता है, लेकिन मोस्टली जो इसका जो सिम्टम्स हैं और इसका जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि आपने एम्प्टी स्टमक अपने स्टमक को नहीं छोड़ना है। अच्छा, सब्जी खाना वैसे एक बहुत अच्छी चीज़ समझी जाती है कि आप सब्जियां खाएं, लेकिन जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं या जिन ममालिक में ज़्यादातर वेजिटेबल्स ही पसंद किए जाते हैं, वहाँ पे ब्लोटिंग वगैरह ज़्यादा होती है, ये मैंने सुना है। क्या ये ऐसा ही है? ऐसा नहीं है। देखो सब्जी तो सबसे पहले डाइजेस्ट होगी। मैंने अभी अपने एक आर्टिकल में लिखा था, एक्चुअली मंशा का जो सवाल है ना वो सिर्फ सब्जी खाने वाली कहानी। हाँ, सिर्फ ज़्यादा कि आप मैंने प्रोटीन, सब्जी में भी प्रोटीन तो आई थिंक होता है कुछ सब्जियों में, लेकिन होता है ना, कुछ सब्जियों में होता है, लेकिन मतलब कि आप प्योरली वेजिटेरियन हैं, हाँ, उसमें अगर आप खाएं तो फिर इसकी बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल दूंगी कि घोड़ा घास खाता है, ठीक है, या चने खाता है, तो वो अपना प्रोटीन लेवल कहाँ से पूरा कर रहा है? गाय भैंस ये वेजिटेरियंस होती हैं, गोश्त तो नहीं खाती हैं, तो ये हमें मिल्क कैसे प्रोवाइड करती हैं? क्या ये दूध पीती हैं? तो ये अपना जो कैलोरीज है और न्यूट्रिशन जो है ये सब्जी और घास से ही ले रही हैं। घास में सबसे ज़्यादा कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा। लेकिन हम इंसान होने के तहत हम घास नहीं खा सकते, लेकिन एटलीस्ट हम वेजिटेबल्स तो खा सकते हैं ना। तो वो जो लोग आपने कहा कि जो हिंदू कम्युनिटी है मोस्टली, या जो वेजिटेरियंस होते हैं या जो डाइट कॉन्शियस होते हैं, जो वेजिटेबल्स सब्जी पे चले जाते हैं, तो वो अपना प्रोटीन लेवल और बाकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो सब्जियों से इसी तरह से पूरा करते हैं कि वो उन्होंने सिलेक्टेड की है। अगर वो पालक खा रहे हैं तो उसके साथ बीन्स रख लेंगे, बीन्स खा रहे हैं और पालक खा रहे हैं तो उसके साथ वो चीज़ ज़रूर रखेंगे, फैट कंटेंट भी आ जाएगा, ताकि वो बैलेंस रहे हर चीज़ उनकी, और वो हमसे ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, रमज़ान में क्या हमें खाना चाहिए और किस चीज़ से हमें गुरेज करना चाहिए? और दूसरा समा के जो मनसा है, क्योंकि मैं ब्रेक में भी ये जिक्र कर चुकी हूँ कि मुझे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, तो क्या चीज़ है जो मुझे खानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए? अच्छा, तो पहले आपसे शुरू कर लेते हैं। देखो रमज़ान में मोस्टली ऐसा होता है, हम पूरे साल इतना कंटिन्यूसली तो फ्राई आइटम हम खाते नहीं हैं, लेकिन रमज़ान ऐसी चीज़ है कि मेरी जैसी बंदी भी है, मैं बोला यहाँ पे बैठ के बोलूँ नहीं खाना, लेकिन पकोड़े के बगैर तो गुजारा नहीं। वो तो आपने आते के साथ बोला था, पहली न्यूट्रिशनिस्ट तो खाने हैं। पहली न्यूट्रिशनिस्ट मैंने देखी, उन्होंने आके बेसन को जो है इतना प्रमोट किया, बेसन के पकौड़े। जी, तो बेसन के पकौड़े आपने खाने, लेकिन ऑयल आपने चेंज करके खाना है, आपने सरसों के तेल में कंज्यूम करना है उसको। सरसों के तेल में आपने फ्राई करके अगर खाने तो आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा। दूसरी चीज़ आपके साथ जो हो रहा होगा वो यही प्रॉब्लम आ सकती है, आपका स्टमक बर्निंग कर रहा है, आपका स्टमक एसिडिटी बढ़ रहा है, तो मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगी कि आपने 1 टेबल स्पून चिया सीड, 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड, 1 टेबल स्पून बेसल सीड और सफ़ेद तिल सिजम सीड जो आते हैं, इन सबको आपने 1 टेबल स्पून यानी 4 टेबल स्पून ये सब हो गया, आपने एक साथ इनको सौथे करके रख लिया। अब आप जो भी ड्रिंक पी रहे हो, जो मशरूब पी रहे हो, कोशिश करो कि एनर्जेटिक या सौटे या इनको भिगो के रखें, सोक करके जी ठीक है। अब वो आपने, अब ये जो मिक्सचर आपका तैयार हो गया, ये 4 टेबल से 8 टेबल स्पून बन चुका है जी, क्योंकि वो फूल गया, सॉइल कर गया। अब वो आप जो भी ड्रिंक पी रहे हो उसमें आपने 1 चमचा डाल लिया, आपने 1 चमचा कंज्यूम कर लिया। अगर आप दही बड़े खा रहे हो तो उसके ऊपर आपने 1 चमचा डाल लिया। अब अगर फ्रूट चाट खा रहे हो तो उसके ऊपर आपने 1 चमचे का, आप 4 चमचे एक साथ तो नहीं खा सकते थे ना, लेकिन ये 4 चमचे आपने डिवाइडेड बाय 4 मील कर दिया, तो आपने आसानी से खा भी लिया, एंजॉय भी कर दिया। और इन सारे सीड्स का प्रोसेस ये हुआ कि हमारे ब्रेन में कॉर्टिसोल नामी जो हार्मोन है जी, उसकी ग़िज़ा ही ये सीड्स हैं और नट्स हैं। हाँ, उसकी भी कमी और बेशी की वजह से जो है ना बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो कॉर्टिसोल के ऊपर नीचे होने की वजह से होती है। इट्स आल्सो कॉल्ड अ स्ट्रेस हार्मोन। अच्छा, यस। और हमारे साथ जो हमारा स्ट्रेस रिलीज करती हैं वो हैं जमजम, और वो कराची में किसी हिस्से में फिर मौजूद है और वो खुद ही बताएंगी भाई कहाँ है जमजम। आप अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त मैं
जौहर मोड़ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मोड़ ये धुएं उठते हुए दिखाए मेरे कैमरामैन। धुआं ही दिख रहा है। गोला कबाब बन रहे हैं अफ्तारी के लिए। ये हाय 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 हाय, वही फायर ब्रिगेड को बुलाने से मरतबा। ये गोला कबाब जो है वो बन रहे, तकरीबन 500 लोगों की जो है वो अफ्तारी करवाई जाती है। यहाँ मैं एक दस्तरखान पे मौजूद हूँ, जो दोस्त आपस में जो है पैसे कंट्रीब्यूट करके हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम पर जो है ये लोगों को अफ्तार करवाते हैं। ये बिरयानी जो है ये भी आप देख सकती हैं, और रोज़ेदार भी जो है आप देख सकती हैं आना जो है वो जमा होना यहाँ पर शुरू हो गया। और सिर्फ कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, कढ़ाई भी यहाँ पर मिलती है, बिरयानी की देगे जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई है, फ्रूट भी होता है। जनाब आप बताइएगा, ये क्या पूरे रोज़े 30 रोज़े आप इसी तरह करते हैं? जी बिल्कुल, पूरे 30 रोज़े यहाँ पर ये एहतमाम होता है। पिछले 8 साल से यहाँ पर रोड अफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है, और रोज़ एक डिफरेंट मेन्यू होता है। आज यहाँ पर सीख कबाब, गोला कबाब और बिरयानी यहाँ पर रखी गई है। ठंडे मशरूबात हैं, कढ़ाइयों का एहतमाम भी किया जाता है। हम कोशिश करते हैं जिस तरह एक अच्छी फैमिली जो है वो घर में अफ्तार करती है, उसी तरह के इंतजाम यहाँ पे किए जाए रोज़ेदारों के लिए। प्रॉपर दस्तरखान बिछे हुए हैं, मेहमान नवाजी करते हैं प्रॉपर तरीके से, और यहाँ अफ्तार सर्व करते हैं। तो आप लोगों की आदतें खराब कर रहे हैं, लोग तो फिर घरों को छोड़ के आप ही के पास आना। देखें ये कराची की खूबसूरती, कराची में अगर आप निकलें हर 5 किलोमीटर के बाद आपको इसी तरह के दस्तरखान नजर आएंगे, और शायद ये मनाजिर आपको पाकिस्तान में किसी और शहर में ना मिले। ये बिल्कुल वैसे ही हकीकत बात है। ये इस्लामाबाद वाले भी कॉल पर आते हैं, लाहौर वाले भी आते हैं, लेकिन जो कराची की बात है ना, इसमें कोई शक नहीं कि हर 5 मिनट बाद हमें एक दस्तरखान जो है वहाँ पर मिलता है, जो मुखैर हजरात की जानिब से जो है वो लगाया जाता है। इस वक्त भी मेरे कैमरामैन अगर आपको यहाँ पर दिखाएं हसरत, तो ये देखें बिरयानी, ताज़ा ताज़ा चिकन बिरयानी थालों में निकाली जा रही है, और इसके साथ ही जो फ्रूट्स की प्लेट हैं वो भी बनाई गई हैं, वो भी जो है अभी सर्व की जा रही हैं। और गोला कबाब, रेशमी कबाब, और इसके अलावा बिरयानी जो है वो आज का मेन्यू है। जी क्या बात है, थैंक यू जमजम, थैंक यू। ये जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की ये जो जंग है ना, ये कंपटीशन ये हमेशा जारी और साथ। शिराजी क्या लेकर आएंगे आप इस हवाले से ना? शिराजी को हम मधु करेंगे, देना है, मधु करेंगे। इस्लामाबाद से वो आते हैं और बहुत खूबसूरती से वो भी बयान करते हैं, वो आपके मद्दे मुकाबिल हैं जमजम। बट ये तो कराची का शेवा है, और आप भी, आई एम श्योर आप कराची से ही हैं। सो कराची तो शहर ही खाने पीने का है ना। तो मुझे बताइए, हम लोग तो घरों पे तो कंट्रोल कर सकते हैं खाने पीने का, जब हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ हम एतदाल और ये म्याना रवि कैसे वहाँ पे हमें नफ्स पे कंट्रोल करना है बेसिकली। तो 40 निवालों का क्या है ये सीन जो आप कह रही हैं? 40 निवालों की बात, बिरयानी के 40 निवाले ले सकते हैं? नहीं, 40 निवाले नहीं लेने, 40 दफा चबाना है। हाँ, 40 दफा एक सिंगल बाइट को 40 दफा चबाना है। मतलब मैंने एक बाइट लिया और उसको मैंने 40 टाइम्स च्यू करना है। बेसिकली इसका तो खाते खाते ही थक जाएंगे हम। एग्जैक्टली, हमें थकाना ही तो है अपने आप को। मैं तो वैसे ही कम खाती हूँ, देखें ये तो बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। देखें मैं इस बात पे एतराज़ करूंगी, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ ज़रा खाने के करीब। तो आप यहीं पे रहिए, हम ज़रा जाके ना सोबिया जानू से मिल के आते हैं कि उन्होंने प्लेटिंग की थी। ये हमें बताया था कि वो प्लेटिंग कर रही हैं जी, लेकिन किस खूबसूरती से उन्होंने प्लेटिंग की है ये मुझे नज़र आ गया। ओए होए 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 होए, ब्यूटीफुल। सो ये मैं लेके जा रही हूँ नाज़रीन, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, आप ले जा। अच्छा, वैसे कल भी कोई आए थे हमारे पास, और जो आप जो भी बना रही थी किचन में, उसमें कोई ना कोई आ जाता, कहते हैं ये तो हम घर ले जाएंगे, तो हम घर ले जाएंगे, ये हम अपने साथ ले जाएंगे। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है। क्योंकि ये मेरा आर्ट तो यहाँ पे आपको शो होता है, और जब लोग आके कहते हैं ना यार ये हम खुशबू अच्छी आ रही है, और ये मेरा वो मेरा, तो मुझे ऐसा लगता है आई एम सक्सेसफुल, और आज का जो है ना मेरा जो काम है वो अच्छा हो गया। अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जल्दी जल्दी हम बताते चलें कि ये आपने बनाया है खाउसे, कौन सा स्टाइल का खाउसे है? अच्छा, ये मेमनी स्टाइल खाउसा है। इसमें हमने स्पैगेटी बॉईल कर ली थी। 3 स्टेप है, तो ये पहला स्टेप स्पैगेटी बॉईल हो गया, आपकी जो है ग्रेवी, चिकन ग्रेवी बन गई, और ये बेसन की करी बन गई, जो बेसन मैंने जो कहा, इन दोनों चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बेसन इसमें से अंडे में लेके और ये लेके मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा आपको पता चल गया बेसन खा सकते हैं। हाँ, नहीं मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अच्छा, मुझे होती है बेसन से ब्लोटिंग। अब जैसे हमने बात की, मैंने रवि एतदाल की, हमने ये भी बात की कि हर इंसान के इंडिविजुअल नीड्स हैं, और हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से जो है वो एलर्जी हो गई, या वो उससे सूट नहीं। मेरी अम्मी को ग्रीन टी नहीं सूट करती। कैन यू इमेजिन? जो एक चीज है, हाँ
Really? उनको सर में दर्द, अच्छा मुझे इलायची से सर में दर्द होता है, तो मेरे शौहर जो है जो चाय बनाते हैं उसमें इलायची भी डालेंगे और भी दो पता नहीं क्या क्या डालते हैं। जिब्रान को किसी भी चीज से एलर्जी नहीं है। मैं उनको कहती हूँ मैं तो मुझसे तो मतलब मैं करीब भी नहीं जा सकती, जो चाय होती है जिसमें इलायची डलती है ना उससे मुझे इतना सर में दर्द होता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। स्मेल्स होते हैं हाँ। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान जो है क्योंकि आपके सेंसेस जो है वो हाइटन हो जाते हैं, सो मुझे बहुत पसंद है मेथी दाना। लाइक मैं मेथी दाना हर चीज़ में डाल दूँ, हर चीज़, मेथी दाना और सौंफ भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जब मैं प्रेगनेंसी का मेरा था सिलसिला, तो मैं मेथी दाना बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी कि कोई किचन में, मैं कहीं वहाँ बैठी हुई हूँ और आप यहाँ पे किचन में मेथी दाना जो है वो। अच्छा मेरे साथ ये हुआ, मैं बहुत फास्ट फूड और चिकन मीट खाने वाली थी, बट इन प्रेगनेंसी मैं बिल्कुल देसी दाल चावल सब्जी रोटी उस तरफ हो गए। मैं कहा नहीं यार फास्ट फूड आई कांट ईट। हाँ बिल्कुल भी ये तो फास्ट नहीं था नाज़रीन, ये हमें बहुत फास्ट करके जो है सोबिया ने दिखाया, पर ये बिल्कुल फास्ट नहीं था। और सोबिया से हमारी यही गुजारिश है कि सोबिया आप जैसे ये लेकर आई हैं हमारे लिए, और आप बहुत सारी डिफरेंट आपने डिशेस हमें बना के खिलाई हैं, जिसमें वो पॉक्यूपाइन बॉल्स, मैं उसको यही बोलूँगी, आप जो भी बोले उसको, मैं पॉक्यूपाइन बॉल्स ही बोलूँ। तो इसी हिसाब से अगर आप ना कोई डिशेस ऐसी लेकर आए जो किसी स्पेसिफिक इलाके से बिल्कुल मुंसलिक है। बिल्कुल आपने आई थिंक टाकोस बनाए थे या मैक्सिकन कुछ बनाया था आपने, बहुत मजे का था, बहुत ज्यादा मजे का था। हमारे कुछ नहीं है, रोजा खुलने वाला बीच में क्रैब भी था, रोजा खुलने वाला बड़ा हमने एंजॉय किया। बहुत वेरी गुड डिश। अच्छा ये भी देखा जाए तो ये भी एक मेमनी कल्चर को अडॉप्ट करके हमने कर लिया। अच्छा थाई, अब थाई पे मेरी वर्किंग शुरू होगी और मैं उसमें थोड़ा अपना फ्यूजन और थाई कल्चर का फ्यूजन लेके ज़रूर आऊँगी। और मैंने आपको कहा कल नहीं परसों इंशाल्लाह जब जो है। और ये बहुत अच्छा आइडिया, मैं कहती हूँ लोगों को कहूँगी कि आप कमेंट करें और कुछ बताएं कि यार यू वांट टू लर्न दिस। अच्छा मैं भी एक और रिक्वेस्ट करूँगी, वो है विंग्स, मुझे कोई बफलो विंग्स टाइप जो है ना, कोई ऐसे स्नैक, बट वो वाले विंग्स हो जिसके ऊपर कोटिंग बहुत ज्यादा ना हो। डन है ना, जो ऑलमोस्ट बेक कर सकते हैं आप। अच्छा हम उस पे कोट करेंगे ही नहीं, हम स्किन विंग्स लेंगे उसको बेक करेंगे। दैट्स हेल्दियर, दैट्स अ हेल्दियर ऑप्शन। बिल्कुल हाँ हम 4-5 अपनी कोट कर लेंगे। नाज़रीन अब इफ्तारी का टाइम हो रहा है, ठीक है, कराची वालों जो है वो तैयार हो जाएं, और अगर आपने इनको देख के जो है ना खाउसा बनानी है तो वेरी गुड, वरना आप हमारी रेसिपीज़ भी फॉलो कीजिए, हमारे शो को फॉलो कीजिए, हमारे उन्वान को भी देखिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, फीडबैक दीजिएगा। अब रोज़े का वक्त हुआ चाहता है तो हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, कल इसी वक्त यहीं पे इसी चैनल पे मौजूद होंगे विद जहान रमज़ान। हम सब की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।